मेरी माँ का जब इंतकाल हुआ मैं उस वक़्त 13 साल की थी। मुझे अभी दुनियादारी की सही तरह से समझ नहीं थी, लेकिन मैं इतनी भी बच्ची नहीं रही थी। मुझे तकरीबन हर चीज़ का अब पता चलने शुरू हो चुका था। ख़ास तौर पर मैं जब लोगों की निगाहों को अपने जिस्म पर महसूस करती थी, तो मुझे इस चीज़ का एहसास बड़ी शिद्दत से होता था कि अब मैं जवान हो रही हूँ। जवानी थी कि अब मुझ पर छलकने लगी थी और मैं जो है वो रफ्ता-रफ्ता जवानी की दहलीज़ की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। हर वो चीज़ अब मेरे साथ भी थी जो कि एक नौजवान लड़की को जो नौजवानी में महसूस होने लगती है, और मेरे साथ भी वो सब कुछ हो रहा था। मैं अपने आप को अब अपनी सखियों सहेलियों में जब भी बैठती तो एक नौजवान लड़की ही तस्वर करने लगी थी। मीठा साल मुझे लग चुका था और मैं अब अपनी सहेलियों से भी बातचीत करती थी, तो वो भी अपनी फीलिंग मेरे साथ शेयर करती थी और मुझे बताती थी कि भई वो भी अब बच्चियाँ नहीं रही हैं और अब वो बचपन से निकल कर के जवानी की दहलीज़ की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। मेरी माँ तो मर चुकी थी, लेकिन मैं आपको अपने बाबा के बारे में बताऊँ कि मेरा बाप जो है वो दोनों आँखों से माज़ूर था। वो एक अंधा शख़्स था जो कि घर में ही पड़ा रहता था और कोई काम जो है वो नहीं करता था। हमारी आमदनी के जो ज़राए थे वो ये थे कि मेरे बाप ने कभी किसी ज़माने में कोई सरकारी नौकरी की थी और वहाँ से उसने अच्छे ख़ासे पैसे जो है वो बना लिए थे। और ये सरकारी नौकरी जो है वो मेरे बाप ने शहर में की थी, लेकिन इस वक़्त हम गाँव में रहते थे। मेरे बाप के मुताबिक वो एक पढ़ा लिखा इंसान था और उसने एक सरकारी जॉब की थी जिसे वो मुकम्मल नहीं कर सका था और उसे रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में वहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन उससे मेरे बाप ने बहुत सारे पैसे बनाए थे और उन पैसों से इस गाँव में आकर के मेरे बाप ने कुछ खेत खलियान वग़ैरह ख़रीद लिए थे। मेरा बाप क्योंकि अब अंधा हो चुका था और ये भी एक हादसे में हुआ था। यानी आप अगर आप आज से 4 या 5 साल पीछे चले जाएँ तो उनकी आँखों की बीनाई बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इन 4 या 5 साल में मेरा बाप जो था वो आँखों से माज़ूर हुआ था। एक हादसे ने उन्हें अंधा कर दिया था। ये एक गाड़ी का हादसा था जिसमें उनके सर पर चोट आई थी और वो अपनी दोनों आँखों से देखना बंद हो गए थे। वो जो जगह उन्होंने खरीदी थी वो काफ़ी थी और उस जगह पे खेती-बाड़ी के लिए उन्होंने लोग रख लिए थे। वो बाकायदा अंधे होने के बावजूद रोज़ाना एक चक्कर वहाँ का ज़रूर लगाते थे और वहाँ के लोगों से वहाँ की फसलों के बारे में, खेती-बाड़ी के बारे में मालूमात रखते थे। एक-एक चीज़ का पढ़े-लिखे होने की वजह से हिसाब रखते थे। इसलिए इस गाँव के लोग भी उनके साथ अच्छे तरीके से तान कर रहे थे कि चलो यार, एक बंदा आँखों से अंधा हो गया है, लेकिन वो किसी से माँगता नहीं है। खुद अपनी खेत खलिहानों की कमाई जो है वो खा रहा है और इसी से अपना निज़ाम चला रहा है। मेरे अलावा क्योंकि कोई औलाद भी नहीं थी, तो इसलिए खेत खलिहानों से जो कमाई आती थी वो हम दोनों बाप-बेटी के लिए पूरी थी। लेकिन मेरे साथ अब एक परेशानी चल रही थी। जब से मेरी माँ फ़ौत हुई थी, यानी मैंने आपको बताया कि मैं उस वक़्त 13 साल की थी। हम लोग एक घर में रहते थे। ये घर अगरचे कच्चा नहीं था, लेकिन इस कदर भी ज़्यादा मज़बूत या पक्का नहीं बना हुआ था। यानी एक मुनासिब सा घर था जो कि मेरे बाबा ने बना रखा था और हम लोग यहाँ इसी गाँव में इस घर में रहते थे। ये घर खेतों के बीचों-बीच में था। बाकी घर जो थे वो हमारे घर से काफ़ी हट कर बने हुए थे, यानी हमारे घर से काफ़ी दूर थे। यहाँ पर मैं और मेरे बाबा के अलावा कोई रहता नहीं था। हाँ, ये है कि अगर कोई शख़्स रात में यहाँ आना चाहे तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। सबको पता था कि मैं जो है इस घर में अपने बाबा के साथ रहती हूँ और मेरा बाबा जो है वो आँखों से अंधा है। लिहाज़ा कोई भी यहाँ पर आ सकता था, लेकिन क्योंकि इस गाँव में चोरी-चकारी का रुझान नहीं था, सब लोग जो है उनको 2 वक़्त की रोटी अच्छे तरीके से खाने के लिए मिल जाती थी, तो इसलिए कोई यहाँ पर आता नहीं था। हम दोनों बाप-बेटी भी माँ के मरने के बाद यहाँ पर इसी घर में रह रहे थे, लेकिन मैं एक चीज़ महसूस कर रही थी और मुझे इस चीज़ का जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैं इस बात को लेकर बेहद परेशान थी और मुझे ऐसा
लग रहा था कि मुझे इस परेशानी को जो है वो बाबा से बयान कर देना चाहिए, लेकिन मैं क्या करती, ये परेशानी ही कुछ ऐसी थी कि मैं बाबा से भी बयान नहीं कर सकती थी। होता ये था कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मैं यहाँ पे सोने के लिए लेटती हूँ अपने बाबा के साथ दूसरी चारपाई पर, साथ-साथ हमारी चारपाइयाँ थीं, तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई शख्स, कोई चीज़, ऐसे एक वज़न सा है जो मुझ पर है। अब ये वज़न है या नहीं है, मैं इसको कोई नाम नहीं दे सकती थी, क्योंकि इसके लिए मेरा जागना, देखना, सोचना, समझना ज़रूरी था। लेकिन इत्तेफ़ाक की बात थी कि मैंने इस चीज़ को महसूस तो किया था कि जैसे मेरे ऊपर कोई वज़न है, जैसे किसी ने कोई भारी पत्थर रख दिया हो या जैसे कोई मेरे ऊपर सवार हो। लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि मैं किसी को देखती ही नहीं थी, कोई होता ही नहीं था। और कभी-कभार मेरी आँख जब इन मामलात को लेकर के खुल जाती थी, तो मैं देखती थी कि बाबा तो साथ वाली चारपाई पे सो रहा है और घर में भी कोई मौजूद नहीं है। आधी रात का वक़्त है और मैं एक चक्कर जो है वो घर से बाहर का भी लगा आती थी, लेकिन खेत खलिहान में भी मुझे कोई ऐसा शख्स मालूम नहीं होता था और फिर मैं आकर के सो जाती थी। लेकिन मसला ये है कि ये मसला कोई एक दिन का नहीं था, ना ये मसला रोज़ाना का था और रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसा होता था। कभी-कभार ऐसा होता था कि नहीं होता था। मतलब हफ़्ते में 2 या 3 दिन ऐसा हो सकता है कि ना हो, लेकिन अगर हफ़्ते में 7 दिन हैं तो 4 दिन ऐसा मेरे साथ लाज़मी होता था। मैं इस बात को लेकर के परेशान थी और मैं चाहती थी कि मैं बाबा से इस बारे में बात करूँ और बाबा से इस बारे में सलाह-मशवरा करूँ। लेकिन मैं बाबा से सलाह-मशवरा कैसे करती, मुझे इस बात को लेकर के शर्म आती थी कि मैं बाबा को क्या बयान करती। हाँ, ये है कि मैं अपने आप में कुछ तब्दीलियाँ जो है वो महसूस करती चली जा रही थी और वो तब्दीलियाँ भी बड़ी अजीबो-गरीब थीं। मेरी साथ की सखियाँ-सहेलियाँ जो कि मेरी हम उम्र थीं, कोई 12-13 साल की थी, कोई 14 साल की थी, इसी तरीके से हमारी उम्रें जो हैं वो लगभग एक जैसी थीं और मैं उनके साथ गाँव में जाकर के खेलती थी या फिर वो हमारे पास यहाँ पे खेतों में खेलने के लिए आ जाती थीं। तो वो जितनी भी मेरी सखी सहेलियाँ थीं, उनमें बॉडी पार्ट्स जो थे या उनके जिस्म की जो बनावट थी, वो मुझसे थोड़ी मुख्तलिफ थी। जी हाँ, उनके बॉडी पार्ट्स, उनके जिस्म की बनावट मुझसे थोड़ी मुख्तलिफ इसलिए थी कि मैं तो 13 साल की उम्र में जो है वो अच्छी-खासी नौजवान लड़की दिखाई देती थी और इस बात को लेकर के गाँव की कुछ औरतों ने इस बात को लेकर के चर्चा भी किया था और उन्होंने मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि तू तो वक़्त से पहले जवान हो गई है और तू तो काफ़ी सयानी और काफ़ी बड़ी लगती है। अगरचे तू 13 साल की है, लेकिन तू दिखने में जो है वो किसी भी तरीके से 19-20 साल की लड़की से कम नहीं लगती। इन बातों को लेकर के और अपने गाँव की सयानी औरतों की ये बातें सुन कर के भी मैं जो है वो थोड़ी शर्मसार हो जाती थी, लेकिन सोचती थी कि भई ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी उम्र तो अभी 13 साल है और मैं अपनी दीगर सहेलियों की हम-उम्र हूँ। और इस बात को तो मैं खुद भी महसूस करती थी कि मेरी जो बाकी की सहेलियाँ थीं, उनमें जो जिस्मानी अज़ा थे, वो इस कदर तेज़ी से नहीं बढ़ रहे थे, जिस कदर वो तेज़ी से मेरे अंदर बढ़ रहे थे। इस बात को कोई मेडिकल इश्यू कहा जा सकता था, इस बात को कोई ऐसी चीज़ कही जा सकती थी कि जो उस वक़्त मेरी समझ से बाहर थी। लेकिन बहरहाल मेरे साथ जो अब रोज़ाना की बुनियाद पर ये खेल खेला जा रहा था, इस बात को लेकर के मैं भी परेशान थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस बात को लेकर के मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था। फिर एक बात मेरे ज़हन में आई, क्योंकि इतनी बच्ची तो मैं नहीं थी ना, अब तो मैं सयानी हो चुकी थी और जवानी की दहलीज पे मैं दाखिल हो चुकी थी। कहीं बाबा तो कुछ नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबा जो है वो रात को सोते में मेरे पास आ जाते हों और वो वज़न जो मैं महसूस करती हूँ वो बाबा का हो? फिर मेरे ज़हन में ख़्याल आया, बाबा तो अंधे भी हैं और फिर ये है कि हम दोनों तो बाप-बेटी हैं और हमारा जो रिश्ता है वो उसका उसका एक तक़द्दुस, एक एहतराम है और मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं अपने बाप के बारे में ऐसा सोच रही हूँ। तो इस बात को मैं अपने ज़हन से झटक देती और फिर अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाती।
लेकिन वक़्त के साथ-साथ ये चीज़ जो है ये तो बढ़ती ही चली जा रही थी और मेरे साथ हर रोज़ यही काम होने लगा और मुझे जो है इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या नहीं करूँ। ख़ैर मैंने बड़ी हिम्मत करके एक रोज़ अपने बाबा से इस बात को करने का फ़ैसला कर लिया क्योंकि बाबा मुझे इस बारे में हो सकता है कोई ऐसी बात बताता जो कि मेरी समझ में नहीं आ रही है और मैं बाबा को जब ये बात बताऊं तो हो सकता है कि बाबा मेरी इस बात को सुन कर के कोई बात जो है मुझे ऐसी बताए कि जिससे मेरा मसला हल हो जाए। लिहाजा मैंने अपने बाबा से ये बात करने का फ़ैसला कर लिया और बड़ी ही हिम्मत जुटा करके एक दिन दोपहर को जब बाबा खेतों से होकर के आया, वो लाठी के सहारे चलता था और उसे घर का अच्छा खासा अंदाज़ा था। कभी-कभार अगर वो गलत होता था तो कोई राह जाने वाला शख्स उसे सही रास्ता डाल देता था और वो घर चला आया करता था। रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई उसे घर छोड़ दिया करता था। लिहाजा आज जब बाबा की वापसी हुई और बाबा घर आया तो मैंने बाबा से इस बारे में बात करने का फ़ैसला कर लिया और मैंने बाबा को जो है वो बैठाया, रोटी दी और फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा एक बड़ी अजीब सी बात है जो मैं काफ़ी दिनों से तुमसे करना चाहती हूँ। इस बात को मैंने एक दफ़ा नहीं 1000 मर्तबा महसूस किया है, इसलिए उम्मीद है कि तुम जो है मुझे इसका कोई जवाब दोगे और ये मसला हल करोगे। कहने लगा, बोलो क्या बात है बेटा? तुम अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे पहले बता देती। तो मैंने कहा, बाबा मसला ये है कि मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सा काम हो रहा है और मैं इस बारे में तुमसे बात करना चाहती हूँ। कहने लगा, बोलो बोलो क्या बात है, कौन सा ऐसा अजीब काम है जो तुम्हारे साथ हो रहा है? तो मैंने बाबा को अपने साथ गुजरने वाली सारी कैफियत के बारे में बता दिया। बाबा कहने लगा कि देखो बेटा, बात ये है कि ये क्योंकि मैंने काफ़ी तालीम भी हासिल की है और मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्योंकि यहाँ पर गांव में मेरे पास बेचारी फंस के रह गई हो, माँ के मरने के बाद सारी जिम्मेदारियाँ घर की सफाई की, हांडी रोटी की तुम पर आ गई हैं और तुम जो है वो कुछ ख़ास पढ़ाई भी नहीं कर सकी। यहाँ गांव के स्कूल में ही 5वीं तक तुम पढ़ी हो और उसके बाद तुमने स्कूल छोड़ दिया है, अब तुम घर पे ही होती हो। तो बेटा मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है। एक चीज़ होती है कि जब इंसान सोता है तो इंसान को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके ऊपर कोई सवार है या उसका गला घोट रहा है या उसको दबा रहा है। ये एक कैफ़ियत होती है, इससे एक बीमारी है, ये एक बीमारी है, ये एक कैफ़ियत होती है। तो तुम जैसे मुझे बता रही हो कि तुम्हारे साथ कभी-कभी ऐसा होता है, तो ज़्यादातर हफ़्ते में 3-4 दिन तुम्हारे साथ ऐसा होता है, तो फिर समझो कि ये कोई बीमारी है, शायद वो तुम पर असरअंदाज़ है। एक तो ये बात हो सकती है कि शायद तुम्हें वो बीमारी हो और इससे अगर अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोलें तो स्लीप पैरालाइज़ कहते हैं। तो शायद तुम्हारा जो मसला है वो स्लीपिंग पैरालाइज़ का है। स्लीपिंग पैरालाइज़ यानी कि सोते हुए इंसान को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उससे जकड़ लिया गया है, उसको बिल्कुल बांध लिया गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ़ चंद लम्हे की कैफ़ियत होती है। इसमें इंसान बात करना चाहता है, कर नहीं सकता, बोलना चाहता है, बोल नहीं सकता, अपने साथ किसी सोए हुए को बुलाना चाहता है, हिलाना चाहता है, लेकिन बुला नहीं सकता, हिला नहीं सकता। ये सब कुछ जो है स्लीप पैरालाइज़ के चक्कर में आता है। एक तो ये है कि तुम्हें जो है जो हो रहा है, जो तुम महसूस कर रही हो, ये स्लीपिंग पैरालाइज़ हो। दूसरी चीज़ ये है कि ये जिन्नात वग़ैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर गांव से हटकर बिल्कुल खेतों खलिहानों में एक अलहदा से मकान में रहते हैं। तो क्या कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पर जन्नात का बसेरा ना हो या फिर जन्नात का गुज़र ना हो या फिर इन वीरान रास्तों पर जिन्नात जो है वो आते जाते ना हों। तो हो सकता है कि किसी जिन की नज़र जो है वो तुम पर पड़ गई हो और वो तुम पर जो है वो सवार हो गया हो, या तुम किसी जिन के असर में हो, या कोई जिन हो सकता है कि जो तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत करता हो, तुम्हें रात में आके तंग करता हो। तो ये किसी जिन की हरकत भी हो सकती है। ये होगी 2 बातें। अब तीसरी बात की तरफ आते हैं। जैसा कि तुम्हें पता है कि यहाँ हम खेतों खलिहानों में रहते हैं, अलहदा हैं, गांव से दूर हैं, बिल्कुल हट के रह रहे हैं।
तो ये कोई इंसान भी हो सकता है कि शायद उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि मैं नबीना हूँ और तुम जो है वो घर में अकेली होती हो, तो वो आता हो और रात में आ करके तुम्हारा फ़ायदा उठा करके यहाँ से चला जाता हो। तो ये 3 कैफ़ियत हैं, इन 3 में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें तरीक़ाकार यही है कि तुम्हें इसका एक ही तरीके से पता चल सकता है। और शायद तुम जो है इस चीज़ का अगर पता चलाना चाहती हो, तो उसके लिए फिर तुम एक काम करो कि तुम किसी रात जाग के देख लो। और फिर अगर तुम एक दफ़ा नहीं जागती, एक दफ़ा तुम जागती और रात में तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं होता, तुम दूसरी रात, तीसरी रात जाग के देख लो। बकौल तुम्हारे हफ्ते के 7 दिन हैं तो 4 दिन में लाजमी तुम्हारे साथ ये कैफ़ियत होती है। तो अगर तुम इस कैफ़ियत के बारे में कुछ हकीकत जानना चाहती हो, तो फिर तुम ऐसा करो कि तुम जाग के देख लो। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि तुम रात भर जागोगी, सुबह तुम उठ के बस मुझे नाश्ता बना देना और मैं नाश्ता करके जो है वो बाहर निकल जाऊंगा और तुम सो जाना। इस तरीके से तुम्हारी नींद भी पूरी हो जाएगी और फिर जब मैं वापस आऊँगा तो तुम मुझे बताओगी, सो कर के उठोगी तो तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें रात में क्या महसूस हुआ या तुमने रात में क्या देखा है। बात तो सही थी, बात फेंकने वाली नहीं थी, इस बात का खुलासा किया जा सकता था। लिहाजा मैंने अब इस बात को लेकर के एक नीयत अपने मन ही मन में बनाई कि मैं वाकई जाग करके इस बात का पता लगाने की कोशिश करूँगी कि ये क्या है। बाबा ने 3 चीज़ें बताई थी। स्लीप पैरालाइज यानी सोते हुए इंसान का जिस्म मफलूज हो जाना। दूसरी चीज़ बाबा ने बताई थी कि किसी जिन का असर हो सकता है, क्योंकि हम लोग वीराने में यहाँ पर एक अलग से मकान में रहते हैं, गांव से दूर हैं, आबादी से दूर हैं, तो ये कोई जिन भी हो सकता है कि जो यहाँ से गुज़रता हो और मेरे साथ कुछ ऐसी शरारतें करता हो। जिन्नात के वजूद से भी इनकार नहीं किया जा सकता, बहरहाल ये मखलूक होती है। और हम लोगों ने कई बार इस गांव में ऐसी जगह देख रखी थी जहां पर हम लोग डरे थे या हम लोगों ने कोई साए या कोई ऐसी चीज़ें महसूस की थी, इसलिए ये बात भी करीने क़यास थी कि ये बात भी हो सकती है। तीसरा और आखिरी जो चांस था वो ये था कि कोई इंसान शायद वो इस बात की ताक रखता है कि हम लोग कब गहरी नींद में होते हैं, कब हम लोग सो चुके होते हैं और वो आता है और मेरा फ़ायदा उठा करके चला जाता है। ये तमाम बातें वो थीं कि जो मुझे अब बाबा के कहने के मुताबिक इनको आज़माना था और मुझे जो ये आज़माइश करनी थी, उसमें अब मैंने एक ही चीज़ का ज़हन में फ़ैसला कर लिया था कि अगर मुझे इन चीज़ों को लेकर के आज़माना है, तो मुझे जो है वो किसी न किसी तौर पर जागना होगा और मैं रात को जागूँगी तो मुझे ये बातें पता चल जाएँगी। लिहाजा मैंने अपने मन ही मन में ये फ़ैसला कर लिया था और अगले ही दिन मैंने इस बात को पक्का कर लिया कि आज की रात मैंने जाग करके गुजारनी है और देखना है कि मेरे साथ क्या होता है। हम लोग क्योंकि गांव में रहते हैं और हम लोग यहाँ पर 9-10 बजे रात तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट भी सोएं तो सो जाते हैं और 9-10 बजे का जो टाइम होता है ये हमारे लिए बड़ा टाइम होता है। तो अब मुझे कोई जागने की प्रैक्टिस तो नहीं थी, लेकिन मैं अब क्योंकि इस मसले का हल ढूंढ रही थी तो इसलिए मैंने जागने का फ़ैसला किया था। अब इस मसले के हल के लिए मैंने जागने का फ़ैसला तो कर लिया था, लेकिन रात के 12 बजते-बजते तक की मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी और नींद के मारे जो है वो मुझे ऐसे जो है वो झूले आ रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरफ गिरूँ। फिर मुझे पता ही नहीं लगा, क्योंकि मैं थी तो अपनी चारपाई पर ही बैठी हुई और जाग रही थी और इस चीज़ के इंतज़ार में थी कि देखूँ मेरे साथ क्या होता है, क्या होता है। लेकिन 12 बजे तक जब मेरा सब्र जवाब दे गया और मैं नींद के झूलों में चली गई, तो मुझे नहीं पता लगा कि कब कौन से वक्त में मैं नींद की आगोश में चली गई और फिर मैं सो गई। जब मैं सोई और फिर मैं सुबह उठी तो फिर मैंने ऐसा महसूस किया कि आज रात को फिर मेरे साथ वही कैफ़ियत हुई है। जी हाँ, वो कैफ़ियत मेरे साथ हुई है। अब पता नहीं ये स्लीप पैरालाइजिंग थी, जिन था या फिर कोई इंसान था। मैं अब कैसे इस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ, कैसे इसका तोड़ निकाल सकती हूँ, कैसे ये जान सकती हूँ कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन मैं इस एक बात जो है वो
अच्छे तरीके से समझ चुकी थी कि भाई जागना मेरे बस की बात नहीं है। लिहाजा मैंने अगले ही दिन बाबा से इस बारे में बात की और बाबा को बताया कि बाबा मेरे लिए जागना बहुत मुश्किल है। मैं तो 11-12 बजे तक जागी हूँ, तो बहुत मुश्किल से जागी हूँ और 12 बजे तो मेरी सिटी गुम हो गई थी और मुझे किसी चीज़ का इर्द-गिर्द का होश नहीं रहा और मैं सो गई। तो बाबा ने कहा कि देखो बात ये है जी कि मेरे साथ तो बेटा ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जो भी कुछ होता है ये तुम्हारे साथ होता है और इसको तुमने अगर जानना है तो उसके लिए जागना है और अगर तुम जागोगी तो तुम इस बारे में जान सकोगी। लेकिन अगर तुम जागती नहीं हो और तुम्हें जगराता नहीं काटा जाता, तुमसे रात भर जागा नहीं जाता, तो ज़ाहिर बात है कि इस चीज़ को तुम जो है वो महसूस नहीं कर सकोगी। इसके लिए तुम्हें खुद जागना ज़रूरी है और जागोगी तो इसके बारे में कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। बाबा तो ये कह कर के घर से चला गया और उसे तो मैंने खेतों में बेच दिया और फिर मैं खुद जो है वो इस परेशानी का शिकार हो गई कि यार अब तो सबसे जो बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो मेरे जागने की है कि मैं जागूंगी कैसे। इस बात को लेकर के मैंने भी अपने मकान को बंद किया, ताला लगाया और अपने घर से निकल आई। बाबा के आने का टाइम मुझे पता था। मैंने ये सोचा था कि बाबा के टाइम आने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी और फिर जो है मैं बाबा के लिए खाना बना दूंगी। लिहाजा मैं अपनी सहेलियों की तरफ आ गई थी। गांव में पहुंच कर के मैं अपनी सहेलियों की जो है वो जुर्मट में शामिल हो गई। 4 ही तो मेरी पक्की सहेलियां थीं जो कि मेरे साथ खेलती थीं। लेकिन अब ज़ाहिर बात है कि उनमें और मुझ में बड़ा फ़र्क था। मैं वाक़ई जवान दिखती थी और वो अभी बच्चियां ही नज़र आती थीं। उनकी माएँ भी इस बात को लेकर के बातें करती थीं, लेकिन बाज़ औरतें ऐसी थीं कि जिन्होंने इस बात का हल निकाल लिया था। उन्होंने कहा था कि हर इंसान की ग्रोथ एक जैसी नहीं होती, हर इंसान एक जैसी हड्डी का मालिक नहीं होता। लिहाजा उन लोगों के ख़्याल में मेरी ग्रोथ अच्छी थी, मेरा खाना-पीना अच्छा था और मेरी हड्डी ऐसी थी कि मैं वक़्त से पहले जवान लगने लगी थी। लिहाजा इस बात को लेकर के किसी और किस्म की चर्चा जो थी वो लोगों में बंद हो गई थी कि उन्होंने इस चीज़ को महसूस कर लिया था कि मेरी ग्रोथ जो है वो बाकियों की निस्बत ज़्यादा अच्छी है और मेरा जो खाना-पीना है वो उनकी निस्बत ज़्यादा अच्छा है। हत्ता कि हो सकता है कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छा खाती हों, मैं तो कभी-कभी जो है वो खाने में बड़े नखरे करती थी और पका हुआ खाना भी जो है वो जो घर में पकता था उसको भी मैं बड़ी मुश्किल से खाती थी। कभी-कभी कोई चीज़ जो है वो मैं खा लेती थी, लेकिन मेरी हर चीज़ पसंदीदा नहीं होती थी। ज़्यादातर बाबा की पसंदीदा चीज़ें होती थीं, जिनको मैं खुद ज़ाती तौर पर इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। बहरहाल जो भी था जी, मेरी ग्रोथ थी या जो भी था, बहरहाल उन लड़कियों की निस्बत तो मैं काफ़ी सयानी लगती थी और इस बात को लेकर के मैं जो है वो हैरान भी थी और परेशान भी थी, क्योंकि बहरहाल मैं अपनी सहेलियों की निस्बत अब बड़ी-बड़ी दिखाई देती थी। मैं जब अपनी सहेलियों के पास बैठी तो अब मैंने जो है वो अपनी एक पक्की सहेली ज़ुबैदा, जो कि मेरी बहुत ही क्लोज़ थी, उससे मैंने एक बात का डिस्कस किया। मैंने कहा ज़ुबैदा यार बात सुनो, अगर इंसान रात में जागना चाहे और कोई ऐसा काम हो कि वो कहे कि यार आज की रात अगर मैं जाग करके गुज़ार दूँ और मैं जो है वो कोई ऐसा काम करूँ कि जिसके लिए रात भर जागना लाज़मी हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसा कि तुम्हें पता है कि हमारे गाँव में तो सिस्टम है कि रात होते ही लोग जो है वो बिस्तरों का रुख करते हैं और सुबह-सुबह जाग जाते हैं। तो मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूँ? मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ कि जिसमें मैं रात को जाग सकूँ। उसने कहा लो ये कौन-सी बात है? इसके लिए तो मैं तुम्हें 2 आसान सी तरकीबें बताती हूँ और तुम रात भर जाग सकोगी। वो मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि कभी-कभार मैं भी रात को नींद नहीं आती है और सारी-सारी रात जो है वो जगराते में काट देती हूँ। तो अब मैं तो खुद जो है इस बात से तंग हूँ कि मैं तो सारी-सारी रात जगराते में काट देती हूँ और तुम कह रही हो कि तुम्हें जो है वो जागा नहीं जाता। तो लिहाज़ा मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताती हूँ कि तुम रात भर ना सिर्फ़ के जाग सकोगी, बल्कि तुम आसानी के साथ जो है वो अपने आप को रात भर फ्रेश भी रख सकोगी। मैंने कहा अल्लाह तेरा भला करे, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो मुझे बता दो। तो उसने कहा कि ये तो बड़ा अच्छी बात है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। उसने कहा सुनो, कॉफ़ी ले जाओ, किसी भी दुकान से तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है? जैसे तुम चाय बनाती हो इसी तरीके से कॉफ़ी बनती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
मैं तुम्हें उसका बता देती हूँ कि तुम कॉफ़ी कैसे बनाओगी। लिहाजा मैं तुम्हें कॉफ़ी बनाने की पूरी तरीका बता देती हूँ। 1-2 कप कॉफ़ी के पिए हो, रात भर नींद नहीं आती, दिमाग जागता रहता है, तो कॉफ़ी पियोगी तो रात भर नींद नहीं आएगी। और दूसरा साथ में एक और काम करना, दोपहर में कोई टाइम निकाल के सो जाना। कोशिश करो कि दोपहर में अपने बाबा को जब तुम खाना वगैरह दे लो, तो उसके बाद तुम वैसे भी फारिग ही होती हो, तो तुम कोशिश करो कि 3-4 घंटे के लिए सो जाओ। जब तुम दोपहर में 3-4 घंटे के लिए सो जाओगी, तो क्या होगा कि जब तुम उठोगे तुम्हारा दिमाग फ्रेश होगा। सिर्फ उठो, रात की खाने की तैयारी करो, बाबा को रात का खाना दो, उसके बाद कॉफ़ी बना करके 1 मग कॉफ़ी का उस वक़्त पी लो और फिर तकरीबन 3-4 घंटे ठहर के जब तुम्हें रात में दोबारा महसूस करो कि अब तुम्हें नींद आने वाली है, फिर कॉफ़ी का एक अच्छा-सा मग बनाओ और पी लो। तो फिर वो दूसरा मग जो तुम पियोगी, वो सुबह तक तुम्हें सोने नहीं देगा। तुम्हारी नींद एकदम से उड़ जाएगी और तुम मुकम्मल तौर पर पूरी रात को जाग सकोगी और ना सिर्फ कि जाग सकोगी, बल्कि मुकम्मल तौर पर तुम एक्टिव भी होगी। मैंने उसे ये तो नहीं बताया था कि मैं क्यों जागना चाहती हूँ, उसने मुझसे पूछा भी नहीं था, क्योंकि मैं उससे इस बात को शेयर नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ बाबा से इस बात को शेयर कर चुकी थी, लिहाजा मैं अब इस बात को जानना चाहती थी कि ये होता क्या है। आइडिया उसका बहुत अच्छा था कि मैं अभी से यहाँ से गाँव की किसी दुकान से कॉफ़ी ले जाऊँ और कॉफ़ी ले जा कर के उसको मैं घर में रख दूँ और फिर मैं क्या करूँ कि मैं अभी जा कर के बाबा को खाना दे के सो जाऊँ। 3-4 घंटे की नींद के बाद, जो कि मुझे बड़ी आसानी से आ जाएगी, नींद तो मुझे बहुत आती थी। तो 3-4 घंटे की नींद के बाद जब मैं उठूँगी, तो मैं फ्रेश होंगी, रात का खाना बाबा को दूँगी। उसके बाद एक दफ़ा फिर से बाबा जो है वो सोने के चक्कर में लग जाएगा, तो मैं 1 कप कॉफ़ी का बनाकर पीऊँगी और फिर जब देखूँगी कि रात को दोबारा मुझे तलब महसूस हुई है, तो फिर मैं कॉफ़ी बना कर के पीऊँगी। जागने का अच्छा तरीका था जो कि मुझे ज़ुबैदा ने बता दिया था, इसलिए मैंने इस तरीके पे अमल करने का फ़ैसला कर लिया था और फिर मैं अपने घर की तरफ लौट आई थी। मैं बाबा के आने से पहले आ चुकी थी, इसलिए मैंने बाबा के लिए खाना तैयार कर दिया और जैसे ही बाबा आया, मैंने बाबा को खाना दिया और बाबा को कहा कि बाबा, मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं सोना चाहूँगी। मैं चुप करके अपने बिस्तर पर लेटी और बाबा के कहे के मुताबिक ही मैं सो गई। बाबा, ज़ाहिर बात है कि अंधा था, उसके लिए दिन-रात एक जैसी थी, लेकिन मेरे लिए तो नहीं थी, क्योंकि मैं तो आँखों वाली थी। लिहाजा मैं सो गई। अपनी सहेली की बिल्कुल बताए हुए तरीके के मुताबिक मैं उसकी हदायत पर अमल करते हुए सो चुकी थी और तकरीबन 3 से 4 घंटे सोने के बाद मगरिब के करीब जाकर के मैं उठी। वाक़ई मैंने सोने के बाद अपने आप को काफ़ी हद तक फ्रेश महसूस किया। फिर रात के खाने की तैयारी शुरू हो गई और इसी तरीके से रात का खाना दे कर के मैंने 1 मग कॉफ़ी का तैयार किया, जैसा कि मुझे ज़ुबैदा ने कॉफ़ी को बनाने के लिए कहा था। मैंने 1 मग कॉफ़ी का तैयार किया और फिर उसके बाद वो कॉफ़ी मैंने पी ली। कॉफ़ी पीने के बाद मैं अपने आप में वाक़ई बहुत तब्दीली महसूस कर रही थी। मुझे अपना जिस्म, अपना दिमाग चुस्त-चुस्त सा महसूस हो रहा था। नींद का दूर-दूर तक नामो-निशान तक महसूस नहीं हो रहा था। बाबा सोने के लिए लेट गया, बाबा सो गया और फिर मैं जाग रही थी। इस वक़्त रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। मुझे अभी मज़ीद जागना था और शायद सुबह तक जागना था। इसलिए मैंने 1 कप कॉफ़ी और बनाने का फ़ैसला किया और फिर मैं उठी और किचन की तरफ बढ़ गई। किचन छोटा-सा था और हम लोग भी लकड़ी ही जलाते थे या फिर हम लोग उपले जला कर के वहाँ पे कोई चीज़ बनाते थे। लिहाजा मैंने उपलों और लकड़ी की मदद से आग जलाई और अपने लिए फिर कॉफ़ी तैयार करने लगी। कॉफ़ी तैयार करने के बाद मैंने एक दफ़ा फिर कॉफ़ी का वो मग पिया और अब उसके पीने के बाद जो नींद मुझे थोड़ी बहुत आ भी रही थी, बिल्कुल वो ख़त्म हो गई। मैं मुकम्मल तौर पर चौकस थी, एक्टिव थी और इस बात को जानने के लिए बेकरार थी कि मेरे साथ ये रात में होता क्या है। लिहाजा मैं अपने बिस्तर के ऊपर आकर के बैठ गई और इस बात का इंतज़ार करने लगी कि अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। बस इन तमाम बातों को सोचते-सोचते मेरा वक्त गुजरने लगा, लेकिन मेरे लिए रात काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं कभी बाहर चली जाती, कभी अंदर आ जाती, कभी लेट जाती, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती, लेकिन क्या करूं,
मुझे अपनी इस राज के बारे में भी मालूम करना था। रात सारी गुजर गई, सुबह की अजानों की आवाज़ आने लगी। दिन था कि वो अब निकलने को बेताब था और मैं थी कि मेरे साथ सारी रात में कुछ भी नहीं हुआ था। ना ही कोई स्लीप पैरालाइजिंग, ना ही कोई जिन और ना ही कोई इंसान था जो कि दीवार फलांग करके या फिर किसी रास्ते से घर के अंदर आया हो। मैं इस बात को लेकर के परेशान हो गई। सुबह होते होते मैं सो गई। मैंने अब बाबा को शायद नाश्ता भी बनाकर देने के लिए नहीं उठना था। सुबह 10 बजे के करीब मुझे बाबा ने उठाया तो मैंने हैरत से टाइम को देखा। 10 बजे मैंने बाबा को उठ कर के नाश्ता बना कर के दिया। नाश्ता करने के बाद बाबा एक दफ़ा फिर खेतों खलिहानों की तरफ रवाना हो गया। एक लड़का जो कि वहाँ से गुज़र रहा था घर के पास से, मैंने उसके साथ बाबा को खेतों में भेज दिया। वो अपने लोगों से पता करने गया था खेतों के हालात के बारे में, जैसा कि उसकी रोज़ की रूटीन थी। बाबा को रवाना करने के बाद मैं एक दफ़ा फिर घर आ गई और घर आकर के मैं इंतहाई परेशानी के आलम में बैठ गई। सारी रात मैंने जाग कर के गुजार दी थी और सुबह भी मैं 10 बजे तक सोती रही थी। आज की रात अगरचे मेरे साथ वो कैफ़ियत नहीं हुई थी जो कि मेरे पास सोते वक्त होती थी, इसलिए मैं इस बात को लेकर के परेशान थी। 3 चीज़ें मेरे दिमाग में इस वक्त घूम रही थी। स्लीप पैरालाइजिंग, जो कि मुझे बताया गया था कि सोते में अक्सर लड़कियों को या मर्दों को भी हो जाती है। उनको ऐसा महसूस होता है जैसा कोई उनके ऊपर सवार है और उनका गला घोंट रहा है, ये उसके जिस्म को जकड़ रखा है। दूसरी चीज़ जो थी वो ये था कि शायद किसी जिन भूत का असर होगा और वो जिन है जो तंग करता होगा। और तीसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि शायद हम दोनों बाप बेटी को यहाँ इस मकान में अकेला जान कर के कोई शख्स रात को आता हो और जब मैं गहरी नींद में हूँ तो मेरे साथ कुछ ऐसी हरकत करके चला जाता हो कि जिसमें मैं गहरी नींद में होने की वजह से बेदार ना हो सकती हूँ। क्योंकि नींद की मैं वैसे ही बड़ी पक्की थी और मुझे जो है सोना जो है वो बेहद पसंद था। जब भी मौका मिलता था मैं सोने से गुरेज़ नहीं करती थी और मुझे नींद कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आती थी। लेकिन आज की रात काफ़ी पीकर जागने पर भी मैंने इस बात को महसूस किया था कि मेरे पास एक तो मैंने कोई भी ऐसी चीज़ रात भर में महसूस नहीं की थी, ना ही तो कोई इंसान था जो कि हमारे घर के अंदर दाखिल हुआ था, ना ही कोई जिन था कि जिसने आकर के मुझे तंग किया हो और ना ही कोई स्लीप पैरालाइजिंग वाला इशू हुआ था। स्लीप पैरालाइजिंग के लिए सोना लाजमी था, शायद वो सोते में ही होता था, इसीलिए उसका नाम स्लीप पैरालाइजिंग रखा गया था कि वो एक ऐसा सोते में अटैक होता था कि जिसमें इंसान का जिस्म जकड़ जाता था, इंसान बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाता था। दूसरा ऑप्शन था कि जन्नात का साया, तो जन्नात तो मेरे जागते में भी मेरे पास आ सकते थे। और तीसरा ऑप्शन था वो शख्स जो कि एक अनजाना शख्स था, शायद दीवार फलांग कर या किसी तरीके से घर में घुसता होगा और मेरे पास आता होगा, लेकिन वो भी तो आज नहीं आया था। क्या उससे इस बात का इल्म था कि मैं आज जागूंगी, मैं कॉफ़ी पीऊंगी और मैं इस तरीके से जो है वो अपने आप को सारी रात जगाए रखूंगी। जो भी था, बहरहाल मेरे लिए ये बातें जो है परेशानी का बायस थीं और मुझे इनका कोई भी हल जो है वो नज़र नहीं आ रहा था। रह कर एक बात की तरफ जो है ना मेरा ख्याल जाता था कि हो ना हो बाबा कुछ न कुछ जानता है, या फिर हो सकता है कि ये जो भी कांड हो रहे हैं इनके पीछे बाबा का हाथ हो। फिर मैं सोचती थी कि बाबा एक तो मेरा बाप है, दूसरा ये है कि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो एक हादसे में अंधा हो चुका है और वो एक नाबीना शख्स है। अगर बिलफ़र्ज़ वो मेरी चारपाई पे आ भी जाता था तो उसको इतनी जल्दी भाग करके अपनी चारपाई पे जाने और सोने का नाटक करने के लिए भी कुछ टाइम तो बहरहाल चाहिए होता था, जो कि एक आँख वाला इंसान तो कर सकता था लेकिन एक अंधा इंसान उसके लिए मुश्किल था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैंने बाबा को रात के अंधेरे में पकड़ा हो या फिर मैंने बाबा को जो है महसूस किया हो कि ये बाबा ही आया है या बाबा ने ही मेरे साथ ऐसा कुछ किया हो।
मुझे शक ज़रूर था कि इसमें बाबा हो सकता है, लेकिन मैं बाबा पर खुल कर के इल्ज़ाम नहीं लगा सकती थी। मुझे क्योंकि अब मैं एक जवान लड़की ही शुमार होती थी और मुझे बहुत सी चीज़ों का अपनी सहेलियों सखियों से पता चलता रहता था, तो इसलिए मैं अब जान चुकी थी कि मर्द और औरत के मामलात क्या होते हैं और उनके दरमियान क्या-क्या कुछ होता है। लेकिन उन बातों को लेकर के मैं अपने बाबा के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती थी, क्योंकि बाबा बहरहाल मेरा बाप था और मैं अपने बाप के बारे में ऐसी राय रखूँ ये मुझे भी खुद काबिल कबूल नहीं था। इन तमाम बातों को लेकर के मैंने एक चीज़ का अपना ज़हन बना लिया था और वो मैंने जो ज़हन अपना बनाया था वो मेरे लिए काफ़ी था। और वो मेरा ज़हन ये था कि मैं अपने बाप को छोड़ कर के बाकी इस बात पे तहकीक करने की कोशिश करूँगी कि ये मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। जागने का तरीका अब मुझे आ चुका था, इसलिए मैं अब रात को जागा करूँगी और दिन में सो जाया करूँगी। कोशिश करूँगी कि बाबा को भी परेशानी ना हो, उसे नाश्ता खाना वगैरह सब कुछ टाइम से मिले। दिन इसी तरह से बीतने लगे और मैंने तकरीबन 2 मरतबा मज़ीद ऐसी कोशिश की कि मैं रात भर जागी, लेकिन ना तो मेरे पास कोई स्लीप पैरालाइजिंग या कोई जिन और ना ही कोई इंसान आया। अब तो मेरा पक्का शक इस बात पर चला गया कि जब मैं रात भर जागती हूँ तो मेरे साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश नहीं आता, लेकिन जिस रात को मैं रात से टाइम से सो जाती हूँ उस रात में मेरे साथ ये हरकत ज़रूर होती है और बिला नागा होती है। यानी मेरी रात का सोना जो है, मेरी रात की जो नींद है वो ही इस सारे मसले की जड़ है। जब मैं रात में सोती हूँ तो रात में किसी भी पहर मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मेरे वजूद को जकड़ा हुआ सा मैं महसूस करती हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई शख्स है जो कि मेरे ऊपर सवार है, लेकिन वो सवार जो है वो किस लिहाज से है, क्या वो स्लीप पैरालाइजिंग है या फिर वो कुछ और है। क्योंकि मैं शकूक व शुबहात के मर्ज़ में बुरी तरह मुब्तला हो चुकी थी, इसलिए मैं अब इस कैफ़ियत को कुछ भी नाम देने से कासर थी। मैंने इस बात के लिए ज़ुबैदा से मशवरा करने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि ज़ुबैदा मेरी उन सहेलियों में से थी कि जिसके साथ मैं अब अंदर की बातें भी कर लिया करती थी और वो भी मुझे अपनी बहुत सी ऐसी बातें शेयर किया करती थी कि जिन्हें सुनकर मैं हैरान होती थी कि ज़ुबैदा तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही जो है वो लड़कियों के बारे में जानने लगी है और औरतों के बारे में जानने लगी है। और यहाँ तक नहीं बल्कि उसे तो और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में इल्म था, मर्दों के बारे में भी उसकी मालूमात जो है वो बहुत थी। 13 साल की उम्र में वो मेरी हम उम्र ही थी, लेकिन उसकी मालूमात बहुत ज़्यादा थी। अब इस मालूमात के ज़राए क्या थे, वो कैसे इन चीज़ों को, इन मालूमात को हासिल करती थी, ये मुझे पता नहीं था। लेकिन बहरहाल वो एक बहुत सियानी लड़की इस मामले में तस्वर की जाती थी, इसलिए मैंने सोचा कि ज़ुबैदा से मैं अब इस बारे में बातचीत करूँगी। लिहाजा इस काम के लिए मुझे जो है वो ज़ुबैदा को अकेले किसी जगह पकड़ना था और बाबा के खेत में जाने के बाद मैंने अपने घर को लॉक किया और फिर मैं गांव के लिए रवाना हो गई। अब ये इत्तेफाक की ही बात थी कि ज़ुबैदा जो है वो मुझे मिल गई और वो जब मुझे मिली तो वो भी अकेली थी। वो अपने घर का कुछ सामान लेने के लिए बाज़ार आई थी, यानी गांव के छोटे से बाज़ार में आई थी। जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे अपने पास आने का इशारा किया। उसने मुझे सामान के बारे में बताया और फिर उसने कहा कि इस सामान को लेकर के मैं जो है वो घर दे आऊँ और फिर जो है वो मुझसे मिलेगी। मैंने कहा तुम सामान दे करके जल्दी से आ जाओ और कोशिश करना किसी और सखी सहेली को साथ ना लाना। मुझे जो भी काम है वो तुमसे अकेले में काम है और मैं तुमसे अकेले में इस सिलसिले में बात करना चाहती हूँ। उसने इस बात की हामी भरी और थोड़ी ही देर में घर में सामान दे करके वापस आ गई। मैं उसे ले करके वहाँ से उस बाज़ार से निकल आई और थोड़ा गाँव से हटकर खेतों की तरफ आ गई। यहाँ पर बैठने के लिए छोटी छोटी पगडंडियाँ सी बनी हुई थी। ये जगह हमारी बात करने के लिए बेहतरीन थी। मैं उसे एक ऐसी जगह पर लेकर बैठ गई जहाँ पर खेत थे, एक ट्यूबवेल था जो कि चल रहा था और वहाँ पर एक पगडंडी पर मैं उसे लेकर के बैठ गई। अब उसके और मेरे बैठने के बाद हम दोनों ने पहले तो एक दूसरे का हालचाल पूछा और फिर हमारी गुफ्तगू जो है वो शुरू हो गई। मैंने सारी बात जो कि मेरे साथ हो रही थी, जो भी मामलात मेरे साथ चल रहे थे, ये मैंने उसे खुल करके बताने शुरू कर दिए और उसे रात के जागने की वजह भी बता दी। उसे काफ़ी वगैरह के बारे में भी सब कुछ बता दिया कि तुम्हारे कहने पे मैंने क्या करके देखा है। जिस रात मैं जागती हूँ मेरे साथ कुछ नहीं होता है, जिस रात मैं सोती हूँ मेरे साथ ये कुछ होता है। अब इसे मैं स्लीप पैरालाइजिंग कहूँ या मैं इसे किसी जिन की कारस्तानी कहूँ या फिर मैं इसे किसी इंसान का कारनामा कहूँ।
मेरी सारी बात को सुनने के बाद वो सोच में पड़ गई। उसे भी इस बात की समझ शायद नहीं आ रही थी कि मैं जो भी उसे कह रही हूँ, ये बातें जो है ये किस हद तक अमली तौर पर दुरुस्त हैं। उसने इस बात को सोच लिया था कि बहरहाल वो मुझे इस बात का कोई ना कोई हल निकाल कर देगी। मेरी इस सारी बात को सुनने के बाद काफ़ी देर की खामोशी रही और फिर उसने मुझे एक बात कही। उसने कहा, देख, मेरी बात का बुरा मत मानना। मुझे तो ये तुम्हारे बाबा की कारस्तानी लग रही है। मुझे लग रहा है कि इसमें जो भी हाथ है वो तुम्हारे अपने बाबा का हाथ है, क्योंकि जो तुम चीज़ मुझे बता रही हो ये किसी जिन का काम नहीं हो सकता। अगर जिन आए तो वो आधी रात को ही क्यों आए। हमारे यहाँ पर खाला रज़िया की बेटी को जिन था, वो तो कभी भी उसको दौरा पड़ जाता था और वो बेचारी जो है वो चीखने चिल्लाने लगती थी, उसके हाथ पाँव मुड़ जाते थे। फिर पीर बाबा के दरबार पे जाके वहाँ के मजावर से उसका इलाज कराया तो वो ठीक हो गई और जिन जो था उसके ऊपर आना बंद हो गया। तुम बताती हो कि वो सिर्फ रात में सोते में ही तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है, तो जिन तो हो नहीं सकता। जिन के आने का क्या टाइम, वो तो किसी वक्त किसी जगह भी तुम्हें दबोच सकता है। उस बेचारे के लिए क्या दिन और क्या रात। इसलिए ये जिन्नात वगैरह की कहानी तो जो है ये मुझे सही नहीं लगती। बाकी रह गया कि कोई शख्स दीवार फलांग करके या तुम्हारे घर में घुस करके आधी रात को ऐसी हरकत करता होगा और वो चला जाता होगा, तो सवाल ये है कि उसे इस चीज़ का कैसे पता चलता होगा कि आज तुम जाग रही हो या सो रही हो। तुम 2-3 मरतबा जागी हो, रात भर जो है तुम जो है वो इस इंतज़ार में रही हो कि तुम्हारे साथ कुछ वाक़या पेश आए, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे साथ कुछ वाक़या पेश नहीं आया। तो इसकी साफ साफ वजह क्या है? इसकी साफ साफ वजह यही है ना कि उस रोज़ पहले से खबर थी उस शख्स को कि आज की रात तुम जाग करके गुजारोगी। अब ये खबर ज़ाहिरी बात है कि तुमने अपने आप किसी को दी नहीं। मुझे भी तुम अब बता रही हो। तुमने गांव में किसी को नहीं बताया होगा, तुमने अड़ोस पड़ोस में किसी को नहीं बताया होगा। ये बात सिर्फ तुम्हारे बाप के अलावा किसी को पता नहीं हो सकती। तो अब यही बात है कि तुम्हारे बाप को पता है कि तुम जाग रही हो, तो वो कोई ऐसी हरकत करने के लिए उठता नहीं है। वो भी उस रोज़ सो जाता है, आराम करता है, और तुम जो है वो सुबह तक जागती रहती हो। इसलिए मुझे तुम्हारे बाप पर इस बात को लेकर के ज़्यादा शक है। और तीसरी और आखिरी बात, स्लीप पैरालाइजिंग। ये एक ऐसी बात है कि जिसके बारे में मेरी कोई मालूमात नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसा है कि मैंने कुछ सुना ज़रूर है कि कुछ लोग जो रात को सोते हैं उनके साथ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि जिसमें उनका जिस्म जकड़ लिया जाता है या फिर उनको बोलने की कोशिश करते हैं, वो बोल नहीं सकते। लेकिन ये बातें भी हमारे गांव में इक्का-दुक्का लोगों के साथ पेश आती हैं, लेकिन ये मर्दों के साथ भी होता है और औरतों के साथ भी होता है। अगर ये कोई बीमारी है तो इसका कोई इलाज होगा, और इसका इलाज जो है वो ज़ाहिर बात है कि यहाँ तो नहीं मुमकिन होगा। शहर में जाकर किसी डॉक्टर से इसका इलाज करवाया जा सकता है। लिहाजा जिन वाली कहानी को निकाल कर के बीच में पीछे रह जाती हैं 2 बातें। पहली बात ये है कि तुम्हारा बाबा ही है जो कि इस वक़्त का इंतज़ार करता है कि तुम सो जाओ। उसे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोती हो, और जब तुम एक दफ़ा नींद में चली जाओ तो फिर तुम्हें बेदार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो इसी बात का फ़ायदा उठाकर तुम पर अटैक करता है। दूसरी चीज़, अगर वो तुम्हारा बाबा नहीं है तो फिर ये तुम जो कहानी सुना रही हो, ये कोई अंग्रेज़ी दवाई या बीमारी तुम बता रही हो, स्लीप पैरालाइजिंग, जिसमें तुम सोती हो और तुम्हारे साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, ये फिर दूसरी जो सूरत है उसमें तुम स्लीप पैरालाइजिंग की शिकार हो सकती हो। मैंने कहा, अच्छा, अगर तुम्हें जिन नहीं लगता, तुम्हें ये लगता है कि या तो फिर बाबा है, क्योंकि बाहर से कोई इंसान आता नहीं है, ये तो मैं भी 3 रातें जा कर के देख चुकी हूँ। अब इंसान वाली जो कहानी है ये तो मुझे झूठी मालूम होने लगी है कि कोई ऐसा है कि जो आधी रात में आ जाता है और मेरे साथ कुछ ऐसा गलत करके चला जाता है, तो ये कहानी तो अब मुझे झूठी होने लगी है। तो यहाँ पर अब 2 ऑप्शन रह गए हैं कि एक तो बाबा है जो कि मुझे सोए हुए में मेरा फ़ायदा उठाता है, और दूसरा ये है कि अगर बाबा सोते में मेरा फ़ायदा नहीं उठाता है तो फिर ये जो बीमारी मुझे बताई गई है अंग्रेज़ी टाइप की, स्लीप पैरालाइजिंग, यानी कि सोते हुए आपका जो है वो लकवा मार जाना या फिर आपको फालिज जैसी कैफियत होना, तो ये जो बीमारी है अब ये मैं मानती हूँ कि ये हो सकती है। लिहाजा मुझे ये बताओ, इन दोनों की कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा कि तुम एक काम कर सकती हो, जिसमें तुम जो है सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और तुम इस बात की हकीकत को पहुंच जाओगी। नंबर 1, तुम जागो मत, तुम कॉफ़ी वगैरह पियो
दिन में आराम करो, रात में कॉफ़ी वगैरह के 1-2 मग पी लो और बज़ाहिर तुम अपने बिस्तर पर जाके ऐसे मदहोश होके सो जाओ कि तुम्हें यही लगे और देखने सुनने वालों को भी यही लगे कि तुम सो चुकी हो और तुम मुकम्मल नींद में हो। फिर जो भी शख्स होगा, अगर तुम्हारा बाबा है या फिर कोई बाहर का आदमी है, वो देखेगा कि जब ये लड़की बेहोश बेसुर्त सो रही है और अपनी कैफियत में ये चली गई है, तो वो ऐसे में तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो तुम पे भेद खुल जाएगा कि बाहर से कोई शख्स आता है या ये काम तो खुद तुम्हारे बाबा का है। दूसरी चीज़ ये है कि तुम जब इस तरीके से सोने का नाटक करोगी, तो हो सकता है तुम आंखें बंद करके लेटोगी तो स्लीप पैरालाइजिंग का अटैक भी तुम पर हो जाए। क्योंकि स्लीप पैरालाइजिंग में अब मुझे ये नहीं पता कि इंसान अगर झूठ मूठ का सोने का नाटक करे तो तब भी ये स्लीप पैरालाइजिंग होती है या नहीं होती है, लेकिन बहरहाल तुम्हें इस चीज़ का पता चल जाएगा कि अगर सिर्फ स्लीप पैरालाइजिंग का मामला हुआ तो ये भी हो सकता है कि सारी रात तुम सोई पड़ी रहो, तुम पे हो या ना हो, क्योंकि बज़ाहिर तो तुम जाग रही होगी। इसलिए स्लीप पैरालाइजिंग का मामला जो है वो हो सकता है तुम पे ना ही हो और तुम जो है इस अटैक का शिकार ना हो। लेकिन अगर इस काम के पीछे तुम्हारे बाबा का या बाबा के अलावा किसी शख्स का हाथ हुआ, तो फिर ये हो सकता है कि तुम जो है इस बात को जान पाओगी और जब इस बात के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा तो तुमने क्या करना है कि तुमने कुछ भी नहीं करना है। तुम अपने बाबा को इस बात के बारे में बता सकती हो, तुम फिर जो भी चाहो इसका एक्शन ले सकती हो। बहरहाल मैंने ज़ुबैदा को तो ये बातें बाकी सखी सहेलियों को बताने से मना किया और साथ में उसे इस बात से भी मना कर दिया कि तुम ये बातें जो है अब किसी भी तरह से गांव में किसी को पता नहीं चलने दोगी, क्योंकि तुम मेरी पक्की सच्ची सहेली हो। तो तुम जो है ये मेरे साथ ये साथ दोगी जब तक मैं इस बात के इस राज की तह तक नहीं पहुंच जाती। तुम जो है वो मुझे किसी भी सिलसिले में जो है वो तंग नहीं करोगी और ना ही मुझसे पूछोगी। मैं जब इसका रिज़ल्ट निकाल लूँगी तो मैं ख़ुद तुम्हें बताऊँगी कि इसमें हुआ क्या है। लिहाजा यहीं पे बात ख़त्म हो गई और ज़ुबैदा अपने घर की तरफ रवाना हो गई और मैं बाबा के आने से पहले घर पहुंचना चाह रही थी, क्योंकि अब मैं बाबा के लिए दोपहर का खाना तैयार करने वाली थी। सुबह का नाश्ता तो अब बाबा को कभी लेट और कभी जल्दी मिल जाता था, यानी जिस रात को मैं सो जाती थी सुबह उससे मैं नाश्ता जल्दी दे देती थी, लेकिन जिस रात को मैं जगराता काटती थी उस रात को मैं सुबह नाश्ता देर से तैयार करती थी। बाबा को अब इन बातों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं था कि मैं नाश्ता जल्दी दूँ या देर से दूँ। बहरहाल वो नाश्ता जब भी उसे मिलता था, नाश्ते के बाद वो खेतों खलिहानों में चला जाता था और मैं अमूमन ताला लगा करके घर से बाहर आ जाती थी और गांव में आकर के अपनी सखी सहेलियों के साथ मिलकर खेलती थी और इन लोगों के साथ बैठ के बातचीत करके वापस चली जाती थी। मैं घर वापस आ गई और मैंने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। बाबा दोपहर को आया तो खाना खा कर के लेट गया। बाबा की तबीयत कुछ ख़राब मालूम हो रही थी, इसलिए उसने आराम करना मुनासिब समझा। इस बात को मैंने भी गनीमत जाना और मैंने भी सो जाना मुनासिब समझा और मैं आज दिन में फिर एक नफ़ा सो गई। जब मैं दिन में सोई तो मैं अब रात में ज़ाहिरी बात है कि मगरिब के करीब अपनी रूटीन के मुताबिक बेदार हो गई। रात के खाने की तैयारी हुई और फिर मैंने बाबा को रात का खाना दिया और ख़ुद भी रात का खाना खाया। आज की रात मुझे सोने की एक्टिंग करनी थी, सोने का नाटक करना था, इसलिए मैं जैसे ही रात का खाना खाया तो दोबारा से अपना बिस्तर बिछा करके सोने के लिए लेट गई। मैं आज की रात जो है वो सोने का नाटक करती रही। मुझे तकरीबन 3 से 4 बज गए और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे अंदर एक ही बात थी कि आज मुझे किसी भी तरीके से इस बात को जानना है। बहरहाल 4 बजे का सुबह का टाइम हो चुका था। अभी थोड़ी ही देर में अज़ानें शुरू होने वाली थीं और सुबह हो जाती। मुझे ना ही कोई स्लीप पैरालाइजिंग का अटैक आया और ना ही बाबा उठ कर के मेरी चारपाई पर आया और ना ही बाहर से कोई आदमी था जो कि मेरी चारपाई की तरफ बढ़ा। मैं इसी सिचुएशन में मुब्तला अपने आप को इसी परेशानी में मुब्तला 4 बजे तक जागती रही और फिर तकरीबन 4 बजे के बाद मुझे नींद ने आ लिया और फिर ज़ाहिरी बात है कि मैं अब रात भर की जागी हुई थी, तो मुझे सोना भी लेट तक था और उठना भी लेट था। ज़ाहिरी बात है कि 9-10 बजे से पहले अब मेरी सुबह आँख खुलने वाली नहीं थी।
मैं जैसे ही सोई और तकरीबन मुझे पता नहीं कि मुझे सोए हुए कितने लम्हा गुज़र गया होगा, कितना टाइम था जो कि मुझे सोते हुए हो गया था कि मुझे अपने ऊपर फिर एक मर्तबा दबाव का एहसास हुआ कि वो रात थी कि जो मैंने सारी जाग कर काट ली थी और 4 बजे के करीब मैं सोई थी। अब मुझे इतना यकीन था कि दिन निकल आया होगा और बाहर जो है वो अच्छी खासी रोशनी होगी। पता नहीं कौन-सा टाइम था क्योंकि मुझे इतनी गहरी नींद थी कि मुझे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था और मैंने देखा और इस बात को महसूस किया कि मेरे ऊपर वही दबाव और वही वज़न है जो कि रोज़ाना मैं महसूस करती हूँ। मुझे मेरे एहसासात, मेरे सब कुछ, मेरा जज़्बात जो थे वो इस बात से आगाही दे रहे थे कि एक दफ़ा फिर मैं या तो स्लीप पैरालाइज़िंग का शिकार हुई हूँ या फिर कोई इंसान है जो कि मेरे पास आया है और उसने मेरे ऊपर अच्छा खासा दबाव बना कर के रखा है। इन बातों को जान कर के, इन बातों को समझ कर के मैं जो है वो बेहद परेशान थी। मेरी सुबह 9 बजे के बाद आँख खुली, मैं उस वक़्त बेदार हुई तो अभी भी नींद आँखों में बेहद ज़्यादा थी। मैंने बाबा की बिस्तर की तरफ देखा तो बाबा बेसुर्त सो रहा था, उसे भी शायद अभी तक जाग नहीं आई थी। उसकी तबीयत भी ख़राब थी इसलिए शायद वो अभी उठा नहीं था। ख़ैर मैंने उठ कर के मुँह हाथ धोया, अपने आप को थोड़ा फ्रेश किया और फिर मैंने बाबा को जगाया। बाबा मेरे जगाते ही उठकर बैठ गया और वो भी मुँह हाथ धोने के लिए नलके की तरफ चला गया। मैं बाबा के लिए नाश्ता तैयार करने लगी और साथ ही साथ सोचने लगी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। मैं इस बात को लेकर के मज़ीद परेशान होती चली जा रही थी। बाबा को एक दफ़ा फिर नाश्ता देकर खेत खलिहानों की तरफ रुखसत किया और ताला लगा कर के मैं गाँव में आ गई। गाँव में जब मैं पहुंची तो मैंने सीधा ज़ुबैदा के घर का रुख किया। ज़ुबैदा मेरे दस्तक के जवाब में ज़ुबैदा नहीं दरवाज़ा खोला और मैंने ज़ुबैदा को अपने साथ चलने के लिए कहा। ज़ुबैदा मेरे पास आई तो मैं उसे लेकर एक दफ़ा फिर वहीं पर खेतों में पगडंडी पे आकर के बैठ गई और फिर मैंने उसे अपने बारे में बताया और बताया कि रात भर जाग के भी देखा है, लेकिन रात भर जब तक मैं जागती रही हूँ मेरे साथ ऐसा कुछ भी मामला पेश नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैं 4 बजे के करीब सोई हूँ, मुझे नहीं पता उसके बाद कितना टाइम गुज़रा होगा कि मेरे साथ यही वाक़या पेश आया है और इस वाक़ये को लेकर के मैं बेहद परेशान हूँ। अब ज़ुबैदा ने मुझे एक बात कही जो कि बड़ी अजीब थी, सुनने में भी अजीब थी। उसने मुझे एक बात कही और उस बात को लेकर के मैं थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन उसके कहने पर मैंने इस बात की हामी भर ली कि जैसा वो कह रही है मैं वैसा करके देखती हूँ। ज़ुबैदा ने मुझे ये कहा कि तुम मेरे साथ चलो, साथ वाले गांव में एक औरत है जो कि बड़ी फेमस दाया है, यानी एक ऐसी दाई है कि जिसने हॉस्पिटल से कोर्स भी किया हुआ है, जिसके पास कोई मेडिकल की डिग्री भी है और उसने वहाँ साथ वाले गांव में जो है वो सच्चा बच्चा सेंटर के नाम पे अपना एक छोटा सा निज़ाम भी बना रखा है। वो एक फेमस दाई है जो कि लोगों के बच्चों की डिलीवरी वगैरह कराती है। उसके बारे में सुनने में आया है कि वो पेट पे हाथ लगा करके, आँखें देख करके और इसी तरीके से 2-3 तरीके और से जांच करती है और बता देती है कि ये जो लड़की है ये कैसी ज़िंदगी बसर कर रही है। क्या ये शादीशुदा ज़िंदगी बसर कर रही है या फिर ये कुंवारी ज़िंदगी बसर कर रही है। अगर उसने तुम्हें देखा और तुम्हारा चेकअप करने के बाद उसने तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी का ऐलान कर दिया तो फिर ये स्लीप पैरालाइजिंग वाला किस्सा बीच में से ख़त्म हो जाएगा। फिर सिर्फ एक ही बात रह जाएगी और वो बात ये रह जाएगी कि कोई इंसान है कि जो बाहर से दीवार फलांग करके आता है और तुम्हारे साथ कुछ बुरा भला करके चला जाता है, या फिर तुम्हारे साथ सोया हुआ दूसरी चारपाई पर ख़ुद तुम्हारा बाप जो कि अंधा भी है और उसकी आँखों की बीनाई ना होने के बावजूद भी उसने तुम्हें अपना खिलौना बनाया हुआ है। मुझे ये बातें बुरी लग रही थी क्योंकि ज़ुबैदा जो कह रही थी वो मेरे बाप पे इल्ज़ाम लगाने वाली बात थी। मैं ख़ुद भी अपने बाप पे शक कर रही थी, लेकिन ये इस कदर यकीन नहीं था कि मेरा बाप जो है वो मुझे लेकर के मेरे साथ कुछ ऐसी हरकतें करेगा। लिहाजा अब इसके सिवा चारा नहीं था कि हम उस दाई आपदा की तरफ जाते जो कि सच्चा बच्चा सेंटर खोल के बैठी हुई थी। मैंने साथ वाले गांव जाना था, ज़ुबैदा के साथ जाना था और मुझे जाने आने में 1 घंटा तो लग जाना था। इसलिए हमने खेतों के बीचों बीच से ही दूसरे गांव जाने का फ़ैसला कर लिया और उसी वक़्त हम लोग उस दूसरे गांव जाने के लिए तैयार हो गए।
क्योंकि मैं अब इस बात का खुलासा करना चाहती थी, मैं जानना चाहती थी कि ज़ुबैदा के बकौल कि अगर वो दाई मुझे देख कर के चेक करती है तो क्या मैं वाक़ई ही एक शादीशुदा ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। शादीशुदा ज़िंदगी गुज़ारने का मकसद या मतलब यही है कि मैं जो है वो एक ऐसी ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ कि मेरे साथ वो सब कुछ होता है जो कि एक शादीशुदा लड़की के साथ होता है। लेकिन सवाल ये था कि अगर ये सब कुछ मेरे साथ होता था तो मुझे इस बात की खबर क्यों नहीं होती थी और मुझे इस बात का पता क्यों नहीं चलता था। एक 13 साल की लड़की जो कि बहुत ही ज़्यादा अभी वो तजर्बेकार नहीं होती या उससे जो है वो इन मामलात का जो है वो ज़्यादा इल्म नहीं होता, लेकिन फिर भी 13 साल की बच्ची के साथ अगर कुछ होगा तो उसे पता तो चलेगा ना। तो क्या मैं इस कदर गहरी बेहोशी की नींद सोती थी कि मुझे इन बातों का पता ही नहीं चलता था और मेरे साथ ये बातें हो जाती थीं। इन तमाम बातों को लेकर के मैं परेशान थी और मैंने ज़ुबैदा के साथ दूसरे गाँव आपदा के पास जाने का सोच लिया। हम खेतों के बीचों बीच चलते-चलते दूसरे गाँव की तरफ जा रही थीं और फिर तकरीबन आधे घंटे के सफ़र के बाद ही हम वहाँ पर दूसरे गाँव में दाखिल हो गईं। सच्चा बच्चा सेंटर गाँव का फ़ेमस सेंटर था। ये उस दाई का घर भी था और उसमें साथ ही उसने एक बैठक में अपने लिए एक छोटा-सा क्लिनिक बना रखा था, जहाँ पर उसके पास अक्सर औरतें जो है वो अपने चेकअप के लिए आती रहती थीं। हम क्योंकि अभी बच्चियाँ थीं और इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थीं, इसलिए हम लोग जो है वो इस बात को लेकर के थोड़ी-सी शर्मा रही थीं और थोड़ी झिझक थी जो कि हमारे अंदर थी। लेकिन जब हम उसकी उस बैठक नुमा ज़च्चा बच्चा सेंटर में दाखिल हुए तो वहाँ पर वो अकेली बैठी थी और इत्तेफ़ाक की बात है कि उस वक़्त उसके पास कोई औरत मौजूद नहीं थी। हमने अंदर दाखिल होकर के उसे सलाम किया और उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई। मैं क्या बोलती, मेरे बोलने से पहले ज़ुबैदा ने उसे सारी सूरत-ए-हाल बताना शुरू कर दी और ज़ुबैदा ने उसे मेरे साथ होने वाले तमाम वाक़यात जो हैं उसे बता दिए। अब उसने हमारी बात को बड़ी तवज्जो से सुना, वो भी वाक़ई एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव कर रही थी और उसके देखने सुनने से ऐसा ही लग रहा था कि उसने हमारी बात को बड़ी संजीदगी से लिया है। हमारी बात ख़त्म हुई, क्योंकि हमारी बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि कभी ज़ुबैदा बोलती थी और कभी मैं बोलती थी। जब हमारी बात ख़त्म हुई तो उसने मुझे चेकअप के लिए अपने साथ एक अलहदा जगह चलने के लिए कहा। उसी बैठक में उसने पर्दा लगा कर के एक अलहदा से चारपाई रखी हुई थी और वहाँ पर लेटा कर के उसने मेरा चेकअप करना था। वो मुझे चेकअप के लिए लेकर के चली गई। ज़ुबैदा को उसने वहीं बैठने के लिए कहा, लेकिन ज़ुबैदा ने कहा कि मैं भी आऊँगी। तो वो क्योंकि ज़ुबैदा भी एक लड़की थी, इसलिए उसने ज़ुबैदा को मना नहीं किया और ज़ुबैदा भी जो है वो मेरे साथ वहाँ पर आ गई। मेरा चेकअप हुआ और चेकअप के बाद हम लोग एक दफ़ा फिर आकर के वहीं उन्हीं कुर्सियों पर बैठ के जहाँ पर हम लोग पहले बैठे हुए थे। आबदा जो कि दाया थी या फिर कोई नर्स थी, जो भी थी, वो हमारे सामने आकर के बैठ चुकी थी। उसने काफ़ी देर तक मुझे और अच्छी तरीके से चेक किया था, लिहाज़ा वो अब आकर मेरे सामने बैठ गई थी। अब ज़ुबैदा और मैं जो है वो इस बात की मुंतज़िर थीं कि आबदा जो है वो हमें क्या बताएगी, क्या इंकशाफ़ करेगी और किस बात का जो है खुलासा है वो करने जा रही है। अब उसने थोड़ी देर तक सोचा और फिर पता नहीं वो अल्फ़ाज़ अपने ज़हन में जोड़ रही थी या वो हमसे कुछ कहना चाहती थी या क्या कहना चाहती थी। सबसे पहली बात जो उसने अपनी ज़ुबान से निकाली, उसने कहा कि देखो भई, ऐसा है कि तुम्हारे साथ कोई स्लीप पैरालाइज़िंग सिस्टम तो नहीं है। ये स्लीप पैरालाइज़िंग जो तुमने कहीं से सुन लिया है या तुम्हें किसी ने बताया है, ये इंसान के साथ मुसलसल नहीं होता है। ये कभी-कभार 6-7 महीने बाद, साल में 1 बार, 3-4 महीने बाद, ऐसे बहुत सा वक़्फ़ा दे कर के कभी-कभार इंसान के साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन ये अगर मैं कहूँ कि जो मेरे पास आज तक केसेस आए हैं, उन केसेस के मुताबिक से मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कहूँ तो स्लीप पैरालाइज़िंग जो है ये इंसान को ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 बार होता है पूरी ज़िंदगी में। इसलिए तुम्हारे पास जो केस है तुम्हारा, उसमें स्लीप पैरालाइज़िंग तो नहीं है। दूसरा रह गया जिन्नात वग़ैरह का असर या फिर किसी जिन्नात का तुम पे असर होना, तो जैसा कि ज़ुबैदा ने बताया कि जिन्नात को आधी रात का या दिन का या फिर किसी भी पहर का उसने इंतज़ार क्यों करना है। वो तो जब भी चाहेगा, जहाँ भी चाहेगा तुम्हें पकड़ लेगा और तुम्हें मोड़ तोड़ देगा। और वैसे भी मेडिकल साइंस जो है वो जिन्नात वग़ैरह या इन मामलात को जो है वो ज़्यादातर कबूल नहीं करती है। अब रह जाती है इन दोनों बातों के बाद तीसरी और आखिरी बात
क्या तो तुम्हारे घर में कोई शख्स दाखिल होता है जो कि आकर के तुम्हारे साथ सब कुछ करता है, उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, या फिर ये हरकत जो है वो ख़ुद तुम्हारे वालिद की है, जो कि तुम बता रही हो कि आँखों से माज़ूर है और वो एक अंधा इंसान है। तो ये तीसरी बात जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि तुम्हारे इस चेकिंग के बाद जो कि मैंने तुम्हारे जिस्म की चेकिंग की है और तुम्हें अच्छी तरीके से तुम्हारी मेडिकल जांच पड़ताल की है, इसमें एक बात बड़ी क्लियर होकर के सामने आई है कि तुम एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही हो और तुम्हारे साथ जो है हर वो ताल्लुक किसी ने बना करके रखा हुआ है कि जो मियाँ बीवी के लिए मखसूस किया गया है। तुम एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही हो। अब ये शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही हो तो इसमें तुम्हारे बाप का हाथ भी हो सकता है, और इसमें अगर तुम्हारे बाप का हाथ बिलफ़र्ज़ नहीं है तो कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर है कि जो इस कैफ़ियत से फ़ायदा उठा रहा है कि तुम्हारा बाप आँखों से माज़ूर है और वो बूढ़ा आदमी है और वो कुछ कर नहीं सकता, और वो शख्स जो है वो तुम्हारे बारे में इतना जानता है कि वो ये समझता है कि तुम किस वक़्त जागती हो, किस वक़्त सोती हो, और तुम्हारे बारे में उसको सारी मालूमात मौजूद है। अब्दा की गुफ्तगू के बाद मैं और ज़ुबैदा अब किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंच पा रहे थे। इतना पता चल चुका था कि जो भी है ये अब कोई स्लीप पैरालाइजिंग का सिस्टम नहीं है और ना ही इसमें किसी जिन भूत का हाथ है। अब स्लीप पैरालाइजिंग भी नहीं है, जिन भूत भी नहीं है, तो एक बात पे आकर के बात रुक गई थी जिस पर आबदा, ज़ुबैदा और मैं हम तीनों ही मुत्तफ़िक थे, और वो थे मेरा वैवाहिक जीवन, यानी मैं एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि कैसे मैं एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही थी। क्या मुझे लूटने वाला, मेरे साथ ये सब कुछ करने वाला, ये जुल्म मेरे साथ करने वाला मेरा अपना सगा बाप था जो कि ये सब कुछ करता था? लेकिन अगर मेरा बाप मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा था तो वो तो एक नबीना इंसान था, वो एक बूढ़ा इंसान था। उसे ऐसा क्या फ़ायदा था कि जो ये मेरे साथ करके उसे क्या मिल रहा था? मेरी माँ फ़ौत हो चुकी थी, लेकिन ज़ाहिर बात है कि मेरी माँ के फ़ौत होने जब मेरी माँ फ़ौत हुई थी तो उस वक़्त में मेरा बाप इस हादसे का शिकार हो चुका था और वो उस वक़्त भी अंधा ही था, और अंधा होने के बावजूद मेरी माँ और वो जो है उनके दरमियान में कभी किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, और वो मेरी माँ के साथ खुश ज़िंदगी गुजार रहा था। क्या माँ के चले जाने के बाद उसने मुझे अपना शिकार बना लिया था? ये बातें सोच-सोच कर ही मुझे जो है वो अजीब लग रही थीं, और मैं इन बातों को मानने के लिए तैयार भी थी और ना मानने के लिए भी तैयार थी, क्योंकि मैं अपने बाप पर सीधा-सीधा इल्ज़ाम नहीं रख सकती थी कि मेरे बाप ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है, और उसकी वजह से मैं अब जो है वो एक कंवारी लड़की नहीं बल्कि एक शादीशुदा औरत बन चुकी हूँ, और वो मेरे साथ आए दिन जो है ये काम करता है। मेरे पास ऐसा क्या सबूत था, या क्या मुझे पता था कि मेरे साथ जो ये सब कुछ हो रहा है ये मेरा बाप ही मेरे साथ कर रहा है? डॉक्टर के मुताबिक स्लीप पैरालाइजिंग सिस्टम नहीं था, स्लीप पैरालाइजिंग नहीं था तो फिर क्या था? अब ना कोई जिन भूत था, ना स्लीप पैरालाइजिंग था, तो रह जाती थी फिर तीसरी बात कि कोई इंसान है जो मेरे साथ ये सब कुछ करता है। अब वो इंसान जो है वो मेरा बाबा था या कोई और था, इसके बारे में अभी मुझे पता नहीं था। 50% से ज़्यादा शक मुझे अपने बाप पर ही जा रहा था, क्योंकि बहरहाल अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी कि एक घर था जिसमें दूर-दूर तक खेत खलियान फैले हुए थे। खेतों के बीचों-बीच में ये घर था, और इस घर में 2 बाप-बेटी रहते थे। एक बेटी थी, एक बाप था। बेटी जवान थी, बाप बूढ़ा था। बाप अंधा था, बेटी देख सकती थी, लेकिन इसके बावजूद इस केस में बेटी अंधी बनी हुई थी, और बाप जो है वो आँखों वाला बंधा हुआ था। इन तमाम बातों को सोच कर के शक बाप पर ही जाता था। फिर एक 40% तक हम शक किसी बाहर के आदमी पे कर सकते थे। कोई आता था खेत खलियानों के रास्ते, उसे मेरी रूटीन का इल्म था, वो आकर के मेरे साथ वो सब कुछ करता था। उसके बाद वो वहाँ से रुखसत हो जाता था और मुझे इस बात का पता भी नहीं चलता था। सवाल ये था कि चलो कोई बाहर से आता है या कोई घर से है, बाप है या बाप के अलावा कोई शख्स है, मुझे पता क्यों नहीं चलता है? मैं क्या इस कदर गहरी नींद में सोती हूँ
कि जो मुझे बिल्कुल ही जो है वो अपने इर्द-गिर्द का होश नहीं रह जाता और मुझे जो है मेरे साथ कोई कुछ भी करके चला जाए मुझे पता ही नहीं चलता। इस कदर गहरी नींद तो होती नहीं है। बहरहाल आपदा से मैंने और ज़ुबैदा ने इजाज़त ली और उसके ज़च्चा बच्चा सेंटर से हम लोग बाहर निकल आए। उसने मेरी एक बात की और तस्दीक की थी कि इन तमाम बातों के बावजूद ना ही मैं जो है वो प्रेग्नेंट हूँ और ना ही मेरे अंदर कुछ ऐसे मामलात हैं कि मैं फ़िलहाल जो है वो इस बारे में सोचूं कि मैं कोई बच्चे को जन्म दूंगी या मेरे साथ कुछ ऐसे मामलात होंगे। यानी जो भी शख्स मेरे साथ ऐसे मामलात रखता था वो इन चीज़ों की भी मुकम्मल एहतियात रखता था कि मैं इन चीज़ों का शिकार ना हो जाऊँ और कल को मैं पेट उठाए ना फिरूँ और लोगों की नज़रों में अगर मैं पेट उठाए हुए फिरती हुई आ गई तो ज़ाहिर बात है कि सबसे पहले जो बदनाम होगा वो मेरा बाप बदनाम होगा और फिर उसके बाद बाहर के किसी शख्स पर इस बात की नज़र जाएगी कि जो भी है ये किसी और ने किया है। ज़ुबैदा के साथ मैं जब गाँव को वापस लौटी तो मेरे पास अब इतना टाइम नहीं था कि मैं ज़ुबैदा के साथ चंद लम्हे भी रुक सकती। मुझे वापस घर पहुंचना था और बाबा के लिए रोटी तैयार करनी थी क्योंकि बाबा बस आने वाला था। लिहाजा मैंने ज़ुबैदा से वहीं से इजाज़त ली और मैं रास्ते ही से अपने घर की तरफ हो गई और ज़ुबैदा अपने घर चली गई। ज़ुबैदा को मैंने सख्ती से इस बात के लिए मना कर दिया था कि वो किसी भी शक्ल में ये बातें जो है वो किसी को नहीं बताएगी और ये बातें सिर्फ़ मेरे और ज़ुबैदा के दरमियान ही रहेंगी। मैं जब घर आई तो बाबा आ चुका था। बाबे ने मुझसे देर से आने की वजह दरियाफ़्त की तो मैंने कहा कि ज़ुबैदा की तरफ गई थी तो हम लोग थोड़ा घूमते-घूमते दूर निकल गई थी। खैर किसी बात पे इतराज़ नहीं हुआ और मैं रोटी जो है वो पकाने लगी और फिर बाबा खाना खा कर के मेरे साथ बैठ कर के बातें करने लगा। बाबा के हाव-भाव से, उनकी बातों से मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता था कि बाबा जो है वो मेरे लिए कोई ख़ास इरादे रखता होगा या फिर बाबा की नज़र जो है वो मुझ पर होगी। बाबा को देखकर भी नहीं लगता था कि बाबा अंधा नहीं है। वो बाकायदा से जो है लाठी के सहारे चलता था या फिर कहीं अगर उसे किसी चीज़ की समझ नहीं आती थी तो मैं उसे खुद छोड़ आती थी, उसका हाथ पकड़ कर के। मैं उसकी लाठी थी, मैं उसका सहारा थी। एक लम्हे के लिए मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी भी हो रही थी कि तुम क्या कर रही हो? एक अपना बूढ़ा बाप है तुम्हारा, उस पे तुम शक कर रही हो और वो जो है एक ऐसा इंसान जो कि लाठी के बगैर चल नहीं सकता। कोई ना कोई इंसान उसे रोज़ाना हाथ से पकड़ कर के खेतों खलिहानों में उसके जहाँ पे काम हो रहा होता है या जो लोग उसने मज़दूर वगैरह लगा रखे हैं, जो खेत जोतते हैं, तो वहाँ पर भी उसे कोई ना कोई पकड़ कर के लेके जाता है। तुम अपने बाप के बारे में ऐसा क्यों सोच सकती हो? तुम्हें अपने बाप में ऐसी क्या चीज़ नज़र आ रही है कि जो तुमने इस हद तक अपने आप को गिरा लिया है और तुम्हारी सोच जो है वो इस हद तक निचले दर्जे पे चली गई है कि तुम अपने सगे के बाप के बारे में जो है वो ऐसी बातें करने लगी हो। लेकिन फिर जब मुझे ज़च्चा बच्चा सेंटर वाली दाई या फिर नर्स जो भी कह लें उस की बात याद आती और मुझे वो बताती कि तुम एक शादीशुदा और ब्याहता जीवन जी रही हो और तुम जो है कुंवारी नहीं हो, बाकायदा तुम्हारे साथ जो है ये मामलात जो है चल रहे हैं और तुम जो है वो एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही हो। तो वहाँ पर आकर के फिर मेरी सोच दोबारा डगमगाने लगी और पहली ही बार में ही मेरे पास जो शक जाता वो मेरे खुद के बाप पर जाता कि इसके अलावा कोई ऐसा है नहीं है कि जिससे मैं दिन रात 24 घंटे में मैसर हूँ। सिर्फ मेरा बाप ही बाप है जिससे मैं 24 घंटे मैसर हूँ और अगर मेरा कोई फ़ायदा उठा सकता है तो सिर्फ मेरा बाप ही मेरा फ़ायदा उठा सकता है। और बाहर से आने वाली कहानी भी तो अब जो है वो समझ में नहीं आ रही थी ना कि 3 से 4 रातें मैं जागी थी और मैंने देखा था कोई भी शख्स ऐसा नहीं था कि जो हमारे घर में आधी रात को दाखिल हुआ और मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की हो। ये बातें इसी तरीके से जारी थीं और मुझे जो है वो अब जो शक था, वो शक यकीन में बदलता चला जा रहा था और मुझे अपने बाप के ऊपर ही शक था। लेकिन इस शक के पीछे वजह क्या थी, इसका रीज़न क्या था, ये मुझे नहीं पता था। मैं ये सोच रही थी कि मुझे अगर मेरा बाप ही है, चलो मान लिया मेरा बाप है, तो यार वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अगर उसने शादी करनी थी तो वो और शादी कर लेता। हम लोग इतना कमाते थे, हमारे खेत खलिहान इतने तो थे कि एक और औरत भी अगर हमारे यहाँ आ जाती, मेरी माँ बन के आ जाती तो वो एक अच्छा जीवन जो है वो गुज़ार सकती थी। गाँव में बहुत सी ऐसी औरतें थीं कि जिनके शौहर मर चुके थे, उनके बच्चे भी नहीं थे।
या किसी का एक आध बच्चा था और वो बेचारी बड़ी कस्मपुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रही थी, तो ऐसी औरत कोई भी जो थी जिसे हम जो है वो ब्याह कर ला सकते थे और वो मेरी देखभाल भी कर लेती और घर बार को भी संभाल लेती और बाबा को भी मेरे साथ ये सब कुछ करने का मौका ना मिलता। तो क्या बाबा जो है वो ऐसा नहीं कर सकता था? बाबा के लिए तो ये करना आसान था, क्योंकि बहरहाल बाबा यहाँ के लोगों की निस्बत एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ और यानी कि अमीर ही शख्स में गिना जाता था, कि जिसके अपने खेत खलिहान थे, जिसके पास लोग काम करते थे। वो अंधा था तो क्या हुआ था, लेकिन अच्छा खासा उससे जो है वो पैसा आता था, अच्छा खासा वो कमाता था। तो इन तमाम बातों को लेकर के मैं सोचती थी कि बाबा ऐसा भी तो कर सकता था ना, कि कोई औरत किसी को ब्याह करके ले आता और चलो मैं उसे भी माँ के रूप में तस्लीम कर लेती, मेरा भी मन लगा रहता, मैं बाबा के चले जाने के बाद भी इस घर में अपने आप को अकेला महसूस ना करती और इसी तरीके से मेरा और मेरी माँ का जो है वो दिल लगा रहता। इन तमाम बातों को लेकर के मैं सोचती कि अगर बाबा ये काम कर लेता तो हो सकता है कि उसे मेरे साथ कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। लिहाजा मैंने इस बात को लेकर के बाबा से बात करने का फ़ैसला कर लिया। ज़ुबैदा की एक आंटी थी जो कि तलाक़शुदा थी और उसका जो शौहर था वो नशा करता था, जिसने उसे तलाक दे दी थी। कोई बच्चा नहीं था। मैं भी उस आंटी से 2-3 मरतबा मुलाकात कर चुकी थी। मुझे भी वो दिखने में इंतहाई प्यारी लगी थीं और मैं सोचती थी कि अगर बाबा उसके साथ शादी कर ले तो वो मेरी माँ बन के आ जाएगी और हो सकता है कि जब वो मेरी माँ बन के आ जाए तो बाबा अगर किसी गलत रास्ते पे चल निकला है और उसे जो है कुछ ऐसा चस्का पड़ चुका है कि जो मैं बयान कर चुकी हूँ, तो हो सकता है कि बाबा का वो चस्का ख़त्म हो जाए और बाबा जो है वो मेरी नई माँ के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दें। लिहाजा इस बात को लेकर के मैंने बाबा से बात करने का फ़ैसला किया और फिर मैंने बाबा को आंटी सफ़ीना के बारे में बताया और उसे बताया कि वो ज़ुबैदा की भी आंटी हैं और रिश्ते में उसकी दूर की खाला लगती हैं। उनके शौहर ने उन्हें तलाक दे दी है, बच्चा कोई नहीं है और उनकी उम्र भी जो है वो अभी इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, वो 35 से 40 साल की होंगी। तो अगर आप कहें तो मैं आपके रिश्ते के लिए बात करूँ। कहने लगे कि भाई तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत बाँध पड़ी है? तुम्हारी माँ फ़ौत हो गई है, अमूमन बच्चे चाहते हैं कि उन पर दूसरी माँ ना लाई जाए, लेकिन तुम हो कि तुम दूसरी माँ लाने के ऊपर तुली हुई हो। तो मैंने कहा कि देखें ना बाबा, आप चले जाते हैं खेतों में, खलिहानों में, सारा दिन आपका उधर गुज़र जाता है, तो फिर यहाँ पर मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं होता। मुझे रोज़-रोज़ गाँव जाना पड़ता है, कभी ज़ुबैदा के घर, कभी किसी और की तरफ, कभी किसी और सहेली की तरफ। तो इसलिए अब अगर माँ होगी तो यही है कि वो भी मेरे पास होगी, हम देखभाल करेंगी, फिर दोनों का आपस में दिल लगा रहेगा, हम दोनों एक-दूसरे से अपनी बातचीत शेयर कर सकेंगी और इसी तरीके से जो है हमारे मामलात चलते रहेंगे। तो मुझे जो है ये अच्छा लगेगा कि चलो हम दोनों के अलावा कोई तीसरा फ़र्द भी हो जो कि इस घर में आ जाए। तो बाबा ने मेरी बातों के आगे जो है वो हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, कोशिश करके देख लो, अगर जो है वो तुम्हारी सहेली ज़ुबैदा या फिर उसके माँ-बाप जो हैं वो इस रिश्ते के लिए बात करते हैं, तो मुझे किसी चीज़ का कोई एतराज़ नहीं है, तुम जा कर के जो है बात कर लो। मैंने ये बात जाकर अगले ही दिन ज़ुबैदा को बताई और ज़ुबैदा ने मेरी इस बात को लेकर के, इस बात की संजीदगी को महसूस करते हुए अपने माँ-बाप से इस बारे में बात की। मुझे भी जब माँ-बाप से उसने बात की, मुझे भी अपने साथ लेकर के की और हम दोनों की खुशी को देखते हुए उन्होंने आंटी सफ़ीना से बात करने का फ़ैसला कर लिया। लिहाजा मुझे कल आने के लिए कहा गया और आंटी सफ़ीना की रज़ामंदी को पूछ करके उन्होंने मुझे बताने के लिए कहा। अगले दिन ही आंटी सफ़ीना की रज़ामंदी का पता चल गया कि आंटी सफ़ीना तो चाहती थी कि उसका घर बस जाए और जो कि उसे तलाक हो चुकी थी। अभी उसकी इतनी उम्र भी नहीं थी, 35-40 साल की उम्र थी और बच्चा भी कोई नहीं था। इसलिए आंटी सफ़ीना ने इस रिश्ते के लिए कोई एतराज़ नहीं किया, बशर्ते कि मेरा बाप जो है अब वो खुद आकर के आंटी सफ़ीना के रिश्ते के लिए बात करे। आंटी सफ़ीना का कोई आगे पीछे नहीं था, ना उनके माँ-बाप ज़िंदा थे, ना कोई बहन-भाई था। बस जो कुछ भी करवाना था ज़ुबैदा और ज़ुबैदा के वालिदैन ने करवाना था। लिहाजा जब मैंने बाबा से बात की तो बाबा ने जा कर के आंटी सफ़ीना का रिश्ता ज़ुबैदा की माँ से और उससे बाप से माँगा और फिर उन लोगों ने थोड़ी-सी बातचीत करने के बाद इस बात के लिए हाँ कर दी। यहाँ पे शादी हो गई और फिर शादी के मामलात जो है वो तय हो गए और सारी शादी के मामलात जो हैं वो होने लगे। लिहाजा शादी की तैयारियां ज़ोरों-शोर से शुरू हो गईं और फिर चट मंगनी पट निकाह वाला सिस्टम हुआ और सफ़ीना मेरी माँ बन कर के मेरे घर आ गई।
अब सफ़ीना के आ जाने के बाद वाक़ई घर में एक रौनक सी आ गई थी और मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा था कि हो सकता है कि अब मेरा भी मसला हल हो जाएगा और वो मामलात जो हैं वो मेरे ख़त्म हो जाएंगे। कुछ दिन तो इसी तरीके से गुज़र गए और मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि वाक़ई जब से नई माँ आई है उस वक़्त से मुझे वो चीज़ें होनी बंद हो गई हैं। मैं अब रात को सोती थी तो तसल्ली से सो जाती थी और मेरे सोने में मुझे किसी किस्म की परेशानी का सामना अब नहीं करना पड़ता था। ना ही कोई स्लीप पैरालाइज़िंग थी, ना कोई जिन था और ना ही अब कोई इंसान था। वो दबाव जो है वो मुझ पर पड़ना बंद हो चुका था और मैं जो है वो अब अपने आप को काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर महसूस कर रही थी। लेकिन ये बात जो है ये मेरी गलतफ़हमी निकली। तकरीबन 3 से 4 दिन तो इसी तरीके से सुकून से गुज़र गए, यानी 1 हफ़्ता भी मेरी नई माँ के आने के बाद सुकून से नहीं गुज़रा और 1 हफ़्ते के अंदर ही फिर मेरे साथ वही चीज़ें होनी शुरू हो गईं। रात में फिर मेरे ऊपर ऐसे मुझे महसूस होता कि कोई शख्स है जो कि मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है और मैं जो है वो इसी चीज़ का, इसी कैफ़ियत का शिकार हो गई। जिस रोज़ अब मुझे पहली बार ये चीज़ हुई तो मैंने सुबह उठते साथ ही सबसे पहले अपनी नई माँ को, सफ़ीना को, बाबा के चले जाने के बाद इस बारे में बताया। तो बाबा के चले जाने के बाद जब मैंने माँ से बात की तो माँ कहने लगी कि देखो बेटा, ये तो कुछ मुझे साया वग़ैरह मालूम होता है, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी जिन भूत का असर है, मुझे तो यही चीज़ लगती है। तो तुम ऐसा करो, मेरे साथ पीर बाबा के पास चलो, उनके जो मुजावर हैं वो बहुत ताकतवर हैं। तो मुबारक शाह साहब जो वहाँ पे मुजावर बन के बैठे हुए हैं, वो तुम्हारा जिन जो है वो निकाल देंगे। फ़लानी को जिन था तो उन्होंने वहाँ से उसका इलाज करवाया था। उसके साथ भी कुछ मामलात होते थे लेकिन उसमें दिन रात का कोई फ़र्क नहीं होता था, कभी भी उसे दौरा पड़ जाता था। तुम्हारे बारे में जो है वो मुबारक शाह साहब से बात करते हैं, जाकर उनको बताते हैं, तो उम्मीद ये है कि तुम्हें आराम आ जाएगा। लिहाजा बाबा के चले जाने के बाद हम लोग पीर मुबारक शाह साहब की तरफ रवाना हो गए। पीर बाबा ने बहुत से जन्नात वग़ैरह का इलाज किया था। अब तो मुझे भी ये बात लगने लगी थी कि ये काम बाबा का नहीं था। अगर बाबा इस काम में मुलव्वस होता तो नई माँ के आ जाने के बाद तो ज़ाहिर बात है कि वो मेरी तरफ मतवज्जा ना होता और जो भी काम था अब वो तो नई माँ से भी उसका हो जाता। लिहाजा नई माँ जो है उसने तो आकर के घर को अच्छी तरह से संभाल लिया था। मुझे और बाबा को किसी किस्म का शिकायत का मौका नहीं दिया था। लेकिन इसके बावजूद 3 से 4 दिन ही थे जो कि सुकून से गुज़रे थे और 3 से 4 दिन के बाद फिर से मेरे साथ ये मामलात होने शुरू हो गए थे। तो मेरी नई माँ जो कि सफ़ीना जिसका नाम था, वो मुझे लेकर के मुबारक शाह साहब के पास चली गई और हम पीर बाबा के दरबार पर चले गए। वहाँ पर जा कर के उसने शाह साहब को पूरी तफसील बताई और शाह साहब ने मेरी पूरी तफसील सुनने के बाद कहा कि ये जन्नत का मामला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये है कि वो इसके बारे में इस्तिहारा करेंगे और इस्तिहारा करके बताएंगे कि ये है या नहीं है। तो जो बात भी थी अब वो इस्तिहारे पे आ गई थी और मुझे अगले दिन अपनी नई माँ के साथ वहाँ पर जाना था। लिहाजा जब मैं अगले दिन अपनी नई माँ के साथ बाबा के चले जाने के बाद मुबारक शाह साहब के दरबार पे गई तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, बात ये है कि हम लोग कोई पैसा वगैरह लेकर के काम करने वाले पीर तो नहीं है। हमें तो ये है कि अगर आप कुछ दे जाएंगे तो ठीक है, नहीं है तो हम जो है अल्लाह का दिया, हमारे पास बहुत कुछ है, इसलिए हम परेशानी की कोई बात नहीं है। आपके केस को हमने देखा है और आपके लिए मैंने इस्तिहारा किया है। तो इस इस्तिहारे में मुझे यही बात नज़र आई है कि आपके ऊपर किसी जिन बूत का कोई असर नहीं है, ना ही आपके लिए ऊपर कोई नज़र बद है और ना ही आपके ऊपर कोई ऐसा साया है कि जिसको मैं जो है वो रूहानी तौर पर दूर कर सकूँ। इसलिए आप जो है वो इस बात को भूल जाओ कि किसी जिन ने आपको जकड़ रखा है। ये जो कुछ भी है या तो आपकी कोई बीमारी हो सकती है या फिर ये किसी इंसान का काम है। मैं वहाँ से अपनी नई माँ के साथ वापस अपने घर आ गई। अब क्योंकि वो मेरी माँ थी, बहरहाल चाहे वो मेरे बाप की दूसरी बीवी थी, मेरी माँ थी, लिहाजा मैंने अब उसके साथ मुकम्मल तौर पर ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे मामलात हुए, मैंने ज़ुबैदा से क्या बातें की, मैंने ये सारी बात बता दी। हत्ता कि मैंने उसे पूरे एतमाद में लेकर के कस्में वगैरह खिला करके दाई आबदा के पास जाने और दाई आबदा के साथ होने वाली बातें भी उसे बता दी। इन तमाम बातों को सुनकर उसने अब एक ही नतीजा निकाला कि देखो बेटा, बात यह है
कि इसमें अब सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है। पीर साहब के कहने के मुताबिक तुम्हें जो है वो कोई जन्नत का असर नहीं है, और दूसरा असर ये है कि तुमको डॉक्टर ने ये कहा है या फिर उस दाई अब्दा ने ये बताया है कि वो स्लीप पैरालाइजिंग या जो भी तुम जो बता रही हो वो कौन सी बीमारी है वो भी तुम्हें नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, और वो सिर्फ एक चीज़ यही रह जाती है कि कोई इंसान है जो कि तुम्हारा फ़ायदा उठाता है। लेकिन वो इंसान, तुम जैसा कि बताया कि तुम शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही हो, तो वो इंसान कौन हो सकता है? तुम्हारी बात, जैसा कि तुमने मुझे अब खुलकर बात बताई और तुमने सारी बात की, तो उसमें एक बात क्लियर है कि तुम्हारी बात के मुताबिक ये सबसे करीबी इंसान का काम है, और सबसे करीबी इंसान तो इस केस में तुम्हारा ख़ुद का बाप ही हो सकता है। लेकिन मुझे अजीब सी बात है कि ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हारा बाप होगा, क्योंकि एक नाबीना इंसान जो कि ठीक है, उसकी कमाई खाए, उसका निज़ाम अच्छा है, वो बेहतर है, लेकिन वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगा? एक बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगा? लिहाजा ये बातें जो हैं ये वाकई ही उलझी हुई हैं। रह गया बाहर से आने का सवाल, चलो ठीक है, तुम तो जो है वो रात में सो जाती हो, तुम्हें तो सोते में किसी चीज़ का होश नहीं होता, लेकिन मैं तो कई बार पेशाब करने के लिए, पानी पीने के लिए उठती हूँ, तो मुझे कभी कोई ऐसा शख्स दिखाई नहीं दिया कि जो बाहर से आए, और मुझे तो कभी तुम्हारा बाबा भी तुम्हारे चारपाई की तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, कब हो रही है, क्यों हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वहम है जो तुमने पाल लिया है। लेकिन सवाल ये है ना कि दाई आबदा के कहने के मुताबिक वहम में तुम शादीशुदा ज़िंदगी तो बसर नहीं कर सकती ना, वहम में तो शादीशुदा ज़िंदगी नहीं होती। लिहाजा इसके लिए अब एक ही तरीक़ाकार है, और वो ये तरीक़ाकार है कि हम अपनी नज़र जो है वो चौकन्नी रखें और कोशिश करें कि हमें पता चले कि ये कौन शख्स है। ज़्यादा इम्कान यही है कि इस काम में तुम्हारा बाप ही मुलव्वस हो। बहरहाल उस दिन से हम लोगों ने एक रूटीन बना ली, और वो रूटीन ये थी, क्योंकि बात हम दोनों के दरमियान हुई थी, और वो ये बना ली थी कि अगर हम में से कोई एक दिन को जो है वो सोएगा और रात को जागेगा, दूसरा जो है वो दिन में जो है वो जागेगा और रात को सोएगा। ये नहीं कि हम लोगों ने अपने एक टाइम टेबल बना ली, कभी मैं दिन में सोती और रात को जाग करके पहरा देती, और कभी वो दिन में सोती और रात में जाग करके पहरा देती। इस बात का जिक्र हमने बाबा से नहीं किया था, और हम जो है अपनी इस रूटीन के मुताबिक से जो है वो अपनी गुज़र बसर को करते चले जा रहे थे। दिन गुज़रते गए, लेकिन कोई भी सूरत हाल सामने नहीं आ रही थी। लेकिन एक बात बड़ी अजीब हो रही थी कि इस सोते और जागते के किस्से में मेरे साथ वो सब कुछ होना बंद हो चुका था। ना मैं स्लीप पैरालाइजिंग, ना कोई जिन और ना कोई इंसान। अब मेरे पास ऐसी हरकतें नहीं हो रही थी, और एक हफ़्ता जो है इस बात को गुज़र चुका था। यानी कि जब मैं सो रही होती तो माँ जाग रही होती थी, और जब माँ सो रही होती थी तो मैं जाग रही होती थी। इसी तरीके से अगर मैं जागते जागते थक जाती तो मैं माँ को जगा करके ख़ुद सो जाती, और अगर इसी तरीके से माँ थक जाती तो वो मुझे जगा करके ख़ुद सो जाती। ये पहरा तकरीबन एक हफ़्ते से जारी था, और इस पहरे के बाद हम दोनों का शक इस बात पे पक्का हो चुका था कि ये किसी और इंसान का काम नहीं है। अगर ये काम कोई कर सकता है तो ये सिर्फ मेरा बाप ही ये काम कर सकता है। और उसने अब इस चीज़ को नोट कर लिया है कि क्योंकि हम दोनों जो है वो एक सोती है तो दूसरी जागती है, और दूसरी सोती है तो एक जागती है, तो इस गर्ज से कि वो पकड़ा ना जाए वो भी एहतियात बरत रहा है। लिहाजा ये एहतियात अब कब तक चलेगी? बात तो वही है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, और एक ना एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी। लिहाजा इसी तरीके से मेरी और माँ की रूटीन जो है वो जारी रही, और इस जारी रूटीन में 15 से 20 दिन गुजर गए, और 15-20 दिन जो है मैं माँ को यही बताती रही कि मेरे साथ अब वो सब कुछ नहीं हो रहा है। माँ क्योंकि ब्याहता थी और उसकी शादी मेरे बाप से हो चुकी थी, तो ज़ाहिर बात है कि वो तो शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही थी, और मैं अपनी माँ के साथ जो है वो अपना
मेरी माँ मेरा साथ देती चली आ रही थी और मैं भी उसका साथ जो है वो देती चली जा रही थी। इसी तरीके से मेरे और माँ के दरमियान जो है वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी और अब ये बात जो है वो तकरीबन जो है मैं समझती हूँ कि प्रूफ हो चुकी थी कि ये जो काम भी था वो मेरा बाप ही कर रहा था। लिहाजा इतनी बातें गुजर जाने के बाद हम लोगों ने एक चीज़ का नतीजा अख्ज़ किया कि अब हम इस सिलसिले में बाबा के साथ बात करेंगे और बाबा को इस काम के ऊपर समझाएंगे और बाबा को कहेंगे कि जब भी जो कुछ भी हो चुका है अब तक हम उस पर अपनी तरफ से मट्टी डालने के लिए जो है वो काफ़ी हैं कि वो इस चीज़ को जो है हम लोग भूलने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन उसमें ये है कि वो जो है अब इन बातों से बाज आ जाए। अगर वही ये सब कुछ करता रहा है तो अब आगे से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्ची जवान हो गई है, कल को इसकी शादी भी करनी है। अगर ऐसे मामलात बच्ची के साथ चलेंगे तो सारी बात है कि वो बच्ची किसी को कल मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। इस बात को जब मैंने और माँ ने आपस में मिल बैठ के तय किया, क्योंकि अब एक बात तो पता चल चुकी थी कि गुंजाइश ही नहीं थी, बाहर से कोई आता नहीं था, घर का ही बेदी जो था वो लंका डा रहा था और घर का ही आदमी था जो कि ये सब कुछ करता चला जा रहा था। लिहाजा जो है इस बात को सामने रख के हम लोगों ने एक बात आपस में तय कर ली थी और वो ये थी कि अब हम इस बारे में बाबा से खुल करके बात करेंगे। जिस रोज़ हमने बाबा से बात करने का फ़ैसला किया उस रोज़ अचानक नई माँ की तबीयत कुछ बिगड़ गई। इस कदर तबीयत बिगड़ी कि उनको फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। हम लोग उनको लेकर के हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। हॉस्पिटल शहर में था। शहर में उनको दाखिल करवाने का कहा गया और कहा गया कि एक शख्स जो है वो इनके पास यहाँ पर मुसलसल रहेगा कि जो इनके लिए दवाई वगैरह लेकर के आएगा और इनकी देखभाल के लिए रहेगा। बाबा ने मुझे कहा कि देखो ऐसा है कि मैं तो अंधा हूँ, मैं तो देखभाल नहीं कर सकूँगा, भाग दौड़ नहीं कर सकूँगा। तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ पे इसके पास रह जाया करोगी। शहर हमारे गांव से ज़्यादा दूर नहीं था, तकरीबन 1 घंटे के रास्ते पर था। इसलिए बात ये तय पाई कि मैं माँ के पास रहूँगी और जब कभी मुझे जो है वो थोड़ी टाइम मिला करेगा मैं घर आ जाया करूँगी। इसीलिए कुछ अजीब सी रूटीन हो गई। कभी मैं माँ के पास शहर में होती तो कभी मैं घर वापस आ जाती और इस दौरान मैं फिर वही बात थी कि जब मैं कभी घर वापस आती और माँ जो है वहाँ पर सुकून से होती तो रात को मैं जो है यहाँ पर सो जाती। जब मैं रात को यहाँ पर सोती तो मेरे पास फिर वही सिस्टम शुरू हो चुका था जिस सिस्टम से मैं भाग रही थी। अब मुझे इस बात का कोई शक नहीं रहा था कि ये सिस्टम मेरा बाप ही मेरे साथ करता था, लेकिन अब ये है कि माँ के ठीक होने तक मुझे इस चीज़ का इंतज़ार करना था। लेकिन माँ को पता नहीं क्या हो गया था, उनकी सेहत वक्त के साथ साथ बिगड़ती चली जा रही थी। उनको फालज का अटैक आया था, ये डॉक्टर्स ने हमें बताया, और वो फालज का अटैक जो है वो इस कदर बढ़ता चला गया कि माँ जो है एक मुस्तकिल मरीज़ा बनकर रह गई। मैं माँ को लेकर के अपने घर वापस आ गई और माँ भी घर वापस आ गई। डॉक्टर ने यही कहा कि इनका इलाज करो अपने घर में, इनको ऐसी चीज़ें दो, गर्म चीज़ें दो, शोरबा वगैरह, तीतर बटेर वगैरह इस किस्म की चीज़ें जो है इनको खिलाओ, देसी मुर्गा वगैरह इनको खिलाओ, इनका घर में ही जो इलाज हो सकता है करो, क्योंकि अब इनके जो ये फालज का मसला है ये ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ा हुआ है और इतनी जल्दी जो है इनको आराम जो है वो नहीं आएगा। लिहाजा अब इन तमाम बातों को लेकर के मेरे जो माँ थी वो भी बीमार पड़ चुकी थी और उनको लेकर के मैं घर आ चुकी थी। अब मुझे माँ की देखभाल भी करनी थी और मेरे साथ रोज़ाना रात में वो भी काम जारी था जो कि जिससे मैं तंग थी। मेरी माँ की कंडीशन अब ऐसी नहीं रही थी कि मैं उसे इस बारे में कुछ आगाह कर सकूं या बता सकूं। कुछ अरसा गुज़र जाने के बाद मेरी माँ इसी हालत में दुनिया से चली गई। उसके मरने के बाद मैं एक दफ़ा फिर अकेली रह गई। इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 15 साल के लगभग हो चुकी थी। मेरी माँ जो कि दूसरी हम ब्याह करके लाए थे वो भी गुज़र चुकी थी। मैं अपनी फिर से दोबारा उसी रूटीन पर आ चुकी थी। अब बाप और बेटी हम दोनों ही इस घर में अकेले थे। मेरे साथ अब वही काम फिर से जारी था और रोज़ाना रात को मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था जैसा कि मैंने आपको अपनी कहानी में बताया है। मेरे साथ ये निज़ाम चलता चला जा रहा था। फिर एक दिन मैं जब इस बात से बहुत ज़्यादा तंग आ गई तो मैं अपने बाबा के पैरों में गिर गई और मैंने रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने बाबा से इस बात के लिए कहा कि बाबा मुझे ये बताओ, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी।
ये जो चीज़ है ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबा पहली बार जो है वो एक तंज़िया सी हंसी के साथ मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि पगली, तेरे मेरे अलावा इस घर में होता कौन है, आगे तू खुद समझदार है। उनकी इस बात के बाद अब मुझे जो है वो जो शकूक व शुबात थे, जो 1% भी यकीन था कि जो है बाबा ऐसा नहीं करते होंगे या बाबा ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होगा, ये शकूक व शुबात जो हैं वो अब वो मेरे दिमाग से ख़ारिज हो गए। अब बात खुल चुकी थी, बाबा खुल करके मेरे सामने आ चुका था। लेकिन इस बात का उल्टा नुकसान ही हुआ था। बाबा के मेरे पास सामने खुलकर आने के बाद से ये बातें अब दिन में भी शुरू हो गई थीं। अब तो बाबा ना दिन देखता था ना रात देखता था, ना उसके लिए कोई सुबह थी ना उसके लिए कोई शाम थी। जब भी उसे मौका मिलता था वो अपने काम को कर गुज़रता था। वो काम जिसके लिए मुझे पता नहीं था कि पहले कौन करता है कौन नहीं करता है, वो स्लीप पैरालाइजिंग है, जिन है या कोई इंसान है। लेकिन अब मुझे इस बात के बारे में पता चल चुका था। बहुत अरसे बाद मुझे इस एक बात का पता चला कि सफ़ीना को तो मैं ऐसे ही बीच में ले आई और मेरा दिल रखने के लिए उसने सफ़ीना से शादी कर ली थी। इसीलिए उसने सफ़ीना को ख़ुद अपने रास्ते से हटा दिया था। उसके पास कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनका इस्तेमाल करके वो मेरे साथ ये सब कुछ करता चला आ रहा था। और सफ़ीना के साथ भी तो उसने यही किया था। सफ़ीना को उसने एक ऐसी बूटी खिला दी थी कि जिसके बाद उसे एक शदीद फालिज का अटैक आया था और उस बूटी की वजह से वो जांबार नहीं हो सकी थी और वो इस दुनिया को छोड़ करके किसी और दुनिया में चली गई थी। ये बातें अब साबित हो चुकी थी, जो कुछ भी करने वाला था मेरा बाप था।